तो हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है सर आप सबका लेक्चर 18 के अंदर में। सर 17 लेक्चर अपने कंप्लीट हो चुके हैं और ये है हमारा लेक्चर नंबर 18। चैप्टर 2 की कहानी सर अभी भी हमारी चल रही है। चैप्टर 2 के अंदर हम धीरे धीरे डे बाय डे आगे बढ़ रहे हैं सर। और आज भी सर हमारा चैप्टर 2 के ऊपर ही डिस्कशन होने वाला है। चैप्टर 2 जो है और 2 से 3 लेक्चर लेगा सर। अपन जो है रेगुलर बैच कर रहे है ना। ये कोई फास्ट ट्रैक बैच है नहीं कि अपन एकदम फास्ट फॉरवर्ड सब चीज़ों को लेके जाए, तो एकदम आराम आराम से चीज़ें होगी। टारगेट अपना ये है कि जुलाई के 20 जुलाई 25 जुलाई के रेंज में, 20 से 25 जुलाई के रेंज में जो है इस बैच को ख़त्म किया जाए। एक आध दिन शायद प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन इसलिए मैंने रेंज रखा है 20 से लेकर 25 तक का रेंज रखा है मैंने। तो उसके बीच में कभी भी अपने जो है लेक्चर्स जो है मेरे को लग रहा है ख़त्म हो सकते। एंड हल्का सा थोड़ा बहुत लैग वगैरह आया तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, आता रहता है छोटा मोटा लैग वैग, है ना। और ये जो तुम देख पा रहे हो ये है माइक, है ना। ये मेरा माइक है छोटा सा, इससे अपन जो है तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो, ठीक है ना। तो ये माइक मेरे इधर सामने पड़ा रहता है, तो इसलिए वो कभी नीचे रहता है तो ज़्यादा आवाज़ नहीं आती, तो उसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ रखना पड़ता है जिससे तुमको आवाज़ आए, है ना। ये जितना भी सेटअप है ये मेरे पास, मतलब खास मैंने लेक्चर के लिए नहीं किया हुआ है, ये मेरे पास पहले से था। पहले मेरा एक गेमिंग चैनल हुआ करता था, उस गेमिंग चैनल पे मैं स्ट्रीमिंग करता था। तो वो स्ट्रीमिंग के लिए सेटअप तब से मेरे पास है, तब से मेरे को इन सब चीज़ों का आइडिया है। तो बस फ़र्क इतना है कि पहले यहाँ पे जिधर तुम अभी ये पीडीएफ देख रहे हो वहाँ पे गेम की स्क्रीन होती थी, अब वहाँ पे वो पीडीएफ है, नोट्स है अपन पढ़ा रहे, है ना। तो बस ये शौक है इन सब चीज़ों का थोड़ा मेरे को। तो मैं कर रहा हूँ, टीचिंग वीचिंग कर रहे हो यूट्यूब पे अपन जो है। फ्री में एसएम का जो है बैच कंडक्ट कर रहे हैं, तो इसका बस मोटिव यही था कि एसएम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आप 6-7 हज़ार रुपये तो वर्थ नहीं है ना। 6-7 हज़ार रुपये तो किधर से जा करके रेगुलर क्लासेस करो, वो मेरे को नहीं लगता वर्थ है। मतलब खुद से भी तुम कर सकते हो, और खुद से शायद तुमको चीज़ें समझ में नहीं आया या फिर खुद से ना हो, इतना पुश ना मिले तुमको। तो मैंने सोचा मैं भी फ्री बैठा हूँ, तो क्यों ना फ्री का कुछ अपन जो है रेगुलर बैचेस से लेकर के आए, जिससे लोगों का जो है एक जो प्रॉब्लम है 6-7 हज़ार रुपये एक बैच के लिए देना, जो कि खुद से भी किया जा सकता है, बट वो खुद से होता है ना यार, मतलब पुश पुश नहीं आ रहा, या फिर खुद से कभी तुमको आदत नहीं होगी पढ़ने की, तुमको लगता है कोई ना ही हो, अब उसके लिए 6-7 हज़ार रुपये देने से अच्छा तुम ये बैच कर लो, है ना। और थोड़ा बहुत खुद से एफर्ट मार लो। मेरा भी यार फर्स्ट टाइम है, तो मेरे को भी इतना एक्सपीरियंस है नहीं चीज़ों का। मैं भी धीरे धीरे सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। और ये फील्ड में कुछ करना है आगे, ऐसा है, मतलब विजन है कि इसमें कुछ आगे कंटिन्यू करना है अपने को, है ना। टीचिंग वीचिंग थोड़ी सी करेंगे अपन, तो एक अपने को, मेरे को भी आइडिया आ रहा है, मेरे को भी एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो कल जा करके अगर से फॉर एग्जाम्पल किधर अपने अपन क्लासेस वगैरह शुरू करते हैं एकदम ऑफिशियल प्रॉपर लेवल पे, तो अपने ऐसे यूट्यूब पे चल रहे, है ना। यूट्यूब पे एक ऐसा कंटेंट टाइप है ये, तो अपने को तभी वहाँ पे एक्सपीरियंस काम आएगा। तो चीज़ें काम में आएगी। दो आज के डेट में सर जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कोई बच्चा देख नहीं रहा है, ये मेरे को बात पता है, लेकिन स्टिल मैं मेरे एक्सपीरियंस के लिए ये चीज़ को डेली बेस पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फ्री बैठा हूँ। मैं 24 के एग्ज़ाम दे चुका हूँ, है ना। मैं 24 के एग्ज़ाम अपन ने दे दिए, कुछ करने के लिए खास कुछ है नहीं, है ना। और मेरे को इसमें इंटरेस्ट भी है, तो मैं कर रहा हूँ वो चीज़, है ना। टाइम भी है, इंटरेस्ट भी है। एंड देख रहा है नहीं देख रहा है यार, वो तो बात की बात है। मे बी फ्यूचर में कोई देख रहा हो, है ना। या फिर कुछ ना कुछ तो इससे मैं भी सीख रहा हूँ और तुम भी सीख ही रहे हो, अगर कोई फ्यूचर में देख रहा है तो। अभी तो कोई नहीं देख रहा, बट मैं स्टिल डेली बेसिस पे जो अपनी कंसिस्टेंसी नोट्स वगैरह अपन टेलीग्राम पे अपलोड कर रहे हैं, अपने साइड से पूरा कर रहे हो। एक और एक चीज़, चैप्टर 1 की टेस्ट भी मेरे को कंडक्ट करनी है, लेकिन क्योंकि कोई देख नहीं रहा है तो चैप्टर 1 की टेस्ट कंडक्ट करूँ तो किसके लिए करूँ, है ना। कोई देखेगा तो मैं उसके लिए टेस्ट कंडक्ट कर सकता हूँ ना। तो अगर कोई प्रॉपरली फॉलो कर रहा हो इन फ्यूचर, है ना, तो मेरे को ऐसा सपना नहीं आएगा, तुमको मेरे को कमेंट करके बताना पड़ेगा कि यार भाई मैं जो है लेक्चर देख रहा हूँ, मेरे को टेस्ट भी चाहिए। तो फिर मैं टेस्ट का बंदोबस्त भी कर लूँगा। टेस्ट का बंदोबस्त अभी क्योंकि बच्चे भी कम रहेंगे, तो मैं टेस्ट पे तुमको चेक भी करके दे दूँगा, अगर तुमको चाहिए तो। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं उतने एफर्ट्स भी लेने के लिए तैयार हूँ। बट कोई देखे तो सही कोई देखे तो सही, कोई देखेगा तो फिर मैं करूँगा ना वो सारी चीज़ें। टेस्ट कंडक्ट करूँ तो करूँ किसके लिए? टेस्ट तो मैं कंडक्ट कर सकता हूँ, टेस्ट पेपर तो बना सकता हूँ, बट करूँ किसके लिए? देगा कौन वो टेस्ट को? मैं ही खुद ही दूँ क्या वो टेस्ट को? क्या टेस्ट पेपर कंडक्ट करके और खुद ही पेपर चेक करूँ, खुद ही लेक्चर बनाऊँ, खुद ही लेक्चर देखो? ऐसे थोड़ा ना होता है। तुम्हारे लिए कर रहा हूँ तो तुमको जो है मेरे को कमेंट करना पड़ेगा, अगर कोई ये चीज़ फॉलो कर रहा है। अभी मैं लेक्चर नंबर 18 के अंदर ये बात बोल रहा हूँ। चैप्टर 1 अपना बहुत पहले ही हो चुका है, 6-7 लेक्चर में अपन ने 6 लेक्चर के अंदर अपना चैप्टर 1 खत्म हो चुका है। इतने लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, इसके बाद मैं जा करके तुमको ये बात बोल रहा हूँ कि यार तुमको मेरे को कमेंट में बताना पड़ेगा। इन फ्यूचर अगर कोई ये लेक्चर को कोई फ्यूचर में जा करके देखने वाला है, तो मेरे को कमेंट करके बता देना कि भाई मैं देख रहा हूँ, मेरे को टेस्ट भी देने के है ना, मेरे को एकदम सारी शिद्दत से पढ़ाई करनी की है। तो अपन टेस्ट भी तुमको फिर तभी टेलीग्राम पे अपलोड करके दे देंगे। अभी क्योंकि कोई देख नहीं रहा, तो मैं टेस्ट पेपर बना के क्या ही कर लूँगा, है ना। और मैं तुमको चेक करने की भी फैसिलिटी जो है अवेलेबल करवा के दे दूंगा कि तुम पेपर अपलोड करना, मैं तुमको उसको चेक भी करके दे दूंगा, है ना। वो भी अपन करने के लिए तैयार है। तो तुमको प्रॉपर मैं मेरी तरफ से सारा इनपुट देने के लिए तैयार हूँ। तुमको कुछ करना नहीं है, तुमको चैनल को सब्सक्राइब करना है ना। और अपने को जो है अपने साथ जुड़े रहना है।
है ना। आगे फ्यूचर में भी मैं ऐसा नहीं कि एस एम में पूरा फ्री में लेकर आ रहा हूँ तो आगे और कुछ मेरे पास पढ़ाने के लिए नहीं है, आगे और भी मेरे को सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, वो भी मैं हाथ मारूंगा, लेकिन पहले एक एक्सपीरियंस के लिए एस एम से अपन शुरुआत कर रहे हैं, है ना, एक्सपीरियंस लेने के लिए। एक बार अपने एक्सपीरियंस आ गया फिर अपने लिए चीज़ें और भी आगे थोड़ी सी आसान हो जाएगी, है ना, और भी अपने को अंडरस्टैंडिंग होगी चीज़ों की। ठीक है सर, ये तो हो गई इधर उधर की बातें। अब आते हैं अपन मुद्दे पे, है ना। अपन वो वैसे मतलब इतने लेक्चर से मैंने देखा कि अपन डायरेक्ट आ रहे हैं, डायरेक्ट मुद्दे पे बात कर रहे हो, तो तुम भी शायद कहीं बोर ना हो जाओ, तुमको भी थोड़ा मेरे को जानने को मिले। तो थोड़ा सा मैंने जो है अपनी थोड़ी सी तुमको जो है स्थिति जो है बता रही है अभी की करंट क्या अपनी पोजीशन चल रही है। अच्छा, अभी अपन सर आते हैं सर मुद्दे के ऊपर, मुद्दे पे बात करते हैं सर। मुद्दे पे अपने को आता है अपने वैल्यू क्रिएशन वाले पार्ट में। कल के लेक्चर में अगर आप लोगों ने कल का लेक्चर देखा रहेगा तो अपन ने वैल्यू क्रिएशन वाले पार्ट को थोड़ा सा टच जरूर से किया था अपन ने, और कल अपन ने जो है इंडस्ट्री के अट्रैक्टिवनेस के बारे में देखा था कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि इंडस्ट्री के अट्रैक्टिवनेस को अफेक्ट करते हैं। कल अपन ने अच्छे से डिटेल में सारे चीज़ों को जो है डिस्कस किया था, अलग अलग जितने भी फैक्टर्स है जो कि इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस को अफेक्ट करती है, उस सारा का सारा अपन ने फैक्टर्स डिटेल में जो है कल के लेक्चर में समझा था। तुमने कल का लेक्चर नहीं देखा हुआ, स्किप करके लेक्चर देख रहे हो तो पहले कल का लेक्चर देख लेना, उसके बाद ही ये वाला लेक्चर देखना, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ अपन गो थ्रू करने वाले, रिकॉल करने वाले सारे पॉइंट्स जो अपन ने कल के लेक्चर में देखे थे, और फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। और हाँ, और एक चीज़ है, लेक्चर नंबर 16 जो है मैंने बताया हुआ था 17 वाले लेक्चर में के अंदर में भी कि लेक्चर 16 गूगल ड्राइव पे अपलोडेड है। उसका लिंक लेक्चर 16 का एक सेपरेट मैंने 2 मिनट का वीडियो बताया हुआ है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि मैंने उसके अंदर बताया हुआ कि गूगल ड्राइव पे वो चीज़ अपलोडेड है। तो वो गूगल ड्राइव पे से जाके देख लेना लेक्चर 16, मिस मत करना, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी अच्छा आपका जो पार्ट जो है वो अपन ने कवर किया है। पॉटर के 5 फोर्स मॉडल का कंटिन्यूएशन वाला वो पार्ट है, तो वो आपको देखना है। लेक्चर 16 गूगल ड्राइव पे अपलोडेड है, लिंक टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, और लेक्चर 16 का एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। लेक्चर 17 के अंदर भी ये बात मैंने बोली, और लेक्चर 18 के अंदर भी मैं ये बात बोल रहा हूँ कि इनके अगर किसी बच्चे ने लेक्चर 16 नहीं देखा तो वो भी देख लेना, क्योंकि वो गूगल ड्राइव पे अपलोडेड है ना। अब आते हैं सर अपन कल वाले पार्ट पे। कल वाला पार्ट एक बार रिकॉल कर लेते हैं और फिर आज का बात जो है अपन आगे बढ़ाएंगे। अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री के कौन से फैक्टर है जो कि इंडस्ट्री के अट्रैक्टिवनेस को जो है अफेक्ट करती है। सबसे पहला सर ग्रोथ, कि भाई ग्रोथ का पोटेंशियल कितना है, इंडस्ट्री के अंदर ग्रो करेगी नहीं करेगी, फ्यूचर क्या है उस इंडस्ट्री के अंदर, प्रॉफिटेबिलिटी कितने होने वाली है, प्रॉफिटेबिलिटी रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी होएगी नहीं होएगी इस इंडस्ट्री के अंदर, आपकी जो भी कंपनीज ऑपरेट कर रही रहेंगी वो प्रॉफिटेबल रहेंगे नहीं रहेंगे, वो सारी बात। फिर पॉटर के 5 फोर्स मॉडल अपन ने देखे, उसके अंदर 5 फोर्सेस देखे, वो फोर्सेस किस तरीके से काम करने वाले हैं ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या वो फोर्सेस हमको फेवर करेंगे, क्या वो फोर्सेस हमको फेवर नहीं करेंगे, ये चीज़ भी अट्रैक्टिवनेस को जो है अफेक्ट करने वाली है इंडस्ट्री की। उसके बाद सर हमारा कॉम्पिटेटिव पोजीशन कैसा होने वाला है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर अपन एग्जिस्टिंग फर्म है तो हमारा करंट अपना कॉम्पिटेटिव पोजीशन क्या है, हमारा हम लोग क्या स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, हम लोग क्या वीक पोजीशन में, है ना। अगर हम लोग एंट्री लेने वाले हैं अपने मार्केट के अंदर में, इंडस्ट्री के अंदर में, तो हमारी क्या पोजीशन रह सकती है, हमारे पास क्या कंपिटेंसी है, हमारे पास क्या कैपेबिलिटीज़ है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए आप अपने आप को रेट कर सकते हो कि यार मैं स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहूँगा फिर वीक पोजीशन में रहूँगा, क्या सिचुएशन मेरे को फेवर करेगी नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत प्रोडिक्शन आपको करना पड़ेगा, थोड़े बहुत आपके एनालिसिस आपको करने पड़ेंगे, और ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका कॉम्पिटेटिव पोजीशन क्या है। उसके बाद सर आपका जो है क्या आ जाएगा सर, क्या आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप सामने वाले की वल्नरेबिलिटीज को लेकर के जो है कैपिटलाइज कर सकते हो क्या। सामने वाले बंदे की आपको कुछ वीकनेसेस पता है, आप एक गेम खेल रहे हो, से फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट का गेम खेल रहे हो, क्रिकेट के गेम में आपका जो है आपको जो है पता है कि सामने वाला आपका जो बैट्समैन है ना, सामने वाले बैट्समैन की जो है आपका जो है ये वीकनेस है, अगर आप उसको यहाँ बॉल डालोगे तो वो आउट होगा। लेकिन मेन सवाल ये आता है कि क्या आप वहाँ पे बॉल डाल सकते हो क्या। अगर आपको पता है, मतलब अगर एक बॉलर है अगर उसको पता है कि सामने वाले बैट्समैन की ये वीकनेस है, लेकिन वो बॉलर को भी वो एरिया में बॉल डालने सही से नहीं आता, है ना, वो एरिया में बॉलर को भी बॉल डालने सही से नहीं आता, है ना। तो फिर बॉलर भी कैसे करेगा, मतलब बॉलर के पास वो पोटेंशियल नहीं ना, उसको पता है सामने वाले की वीकनेस है, उसको पता है उधर मैं बॉल डालूंगा तो वो आउट होएगा, लेकिन उसको ही वो वहाँ पे अच्छे से तरीके से बॉल डालने नहीं आता तो वो क्या करेगा, है ना। तो आपको ये देखना है कि सामने वाले की वीकनेसेस तो आपको पता रहेगी, बट क्या उसकी वीकनेसेस के ऊपर आप कैपिटलाइज कर सकते हो क्या, उसका फायदा आपको उठाने आएगा क्या, आपके पास उतना पोटेंशियल है क्या, आपके पास उतनी कैपेबिलिटीज है क्या, आप उतने कंपिटेंट हो क्या कि उसकी वल्नरेबिलिटी को लेकर के, यानी कि वीकनेस को लेकर के आप जो उसको क्या कर सकते हो, कैपिटलाइज कर सकते हो क्या, उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो क्या, ये आपको देखना है कि आपका पोटेंशियल है कि नहीं, है ना। उसके बाद सर आप जो है जितने भी ये ऊपर अपन ने फैक्टर्स देखे, है ना, ये फैक्टर्स तो अपना काम करेंगे, बट ये फैक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप इंडस्ट्री से निकल जाओगे। इतने टाइम से आप धंधा कर रहे हो, एग्जिस्टिंग फर्म है, इतने टाइम से आप धंधा कर रहे हो और आपको दिख रहा है यार इंडस्ट्री के अंदर है ना जो है थोड़ी सी है ना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही है, शॉर्ट टर्म बेसिस पे ये चीज़ हो रहा है, तो आप क्या वो चीज़ को देख करके बाहर निकल जाओगे इंडस्ट्री से, नहीं आप वेट करोगे, आप बोलोगे यार शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो है मैं प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा हूँ, लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप मेरे को अभी शॉर्ट टर्म में लॉसेस हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म बेसिस पे मैं उसको रिकवर कर लूँगा ना,
लॉन्ग टर्म बेस में रिकवर करने की कैपेबिलिटी भी तो मैं रखता हूँ, तो मैं क्यों इधर से बाहर निकलूँ, इंडस्ट्री को छोड़ के क्यों मैं बाहर निकलूँ, कंटिन्यू करूँगा मैं इस इंडस्ट्री के अंदर में, है ना। तो क्या आप इस फैक्टर को डिफेंड कर सकते हो क्या, जितने भी फैक्टर्स है आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, क्या आप उनके अगेंस्ट डिफेंड कर सकते हो क्या, वो आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, बट क्या आप डिफेंड कर सकते हो क्या, ये भी आपको चीज़ देखनी पड़ेगी। रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज बहुत होगी फ्यूचर को लेकर के, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है, क्या फ्यूचर के अंदर पोजीशन बनने वाला है, क्या फ्यूचर के अंदर लॉज एंड रेगुलेशन आने वाला है, वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा आपका अंदाजा लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा क्या रिस्क आने वाला है फ्यूचर के अंदर, क्या अनसर्टेनिटीज आपको लगती है हो सकती है फ्यूचर में, वो सारी चीज़ें आप देखो और उसके बेस पर आप ये जो है डिसाइड करो कि क्या आपको इंडस्ट्री अट्रैक्टिव लग रही है नहीं लग रही है। उसके बाद बहुत सारे आपके पास अदर प्रॉब्लम्स आएंगे, वो प्रॉब्लम्स को देखो जो आपको लगता है कि यार इस इंडस्ट्री के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्या आप उसके साथ टैकल कर सकते हो। अगर आप उस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हो तो भाई आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आप उस प्रॉब्लम को टैकल नहीं कर पाओगे तो फिर आपके लिए इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव बन जाएगी, है ना। तो कल अपन ने इतना पार्ट देखा था किसको लेकर के, इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस को लेकर के। अब आते हैं अपन आगे, अगला पार्ट जो अपन ने कल के इसमें देखा था वो देखा था एक्सपीरियंस कर्व वाला पार्ट, है ना। एक्सपीरियंस कर्व के अंदर अपन ने क्या बोला, जितना ज़्यादा एक प्रोसेस को एक टास्क को अपन रिपीटेटिव बेसिस पे करेंगे उतना ज़्यादा अपने को एक्सपीरियंस आता जाएगा और उतना ज़्यादा अपनी एफिशिएंसी जो है बढ़ते जाएगी, है ना। इसमें अपन ने एग्जांपल लिया था अपना ही सीए स्टूडेंट का कि भाई अटेम्प्ट लगते है ना, फिर अपने को वापस वही सेम बुक्स को उठा करके पढ़ना पड़ता है, वही सेम क्वेश्चंस वापस से सॉल्व करने पड़ते है ना। फिर अपने को अपना ऐसा तो नहीं एक अटेम्प्ट में काम हो जाता है, अपने को फिर दूसरा अटेम्प्ट भी लगता है। मैंने मेरा ही एग्जाम्पल दिया था, मेरे को फाउंडेशन पे 3 अटेम्प्ट लगे, है ना। तो जब तीनों बार मैंने तैयारी करी तो मेरा जो एफिशिएंसी था वो बढ़ गया, है ना। वो एक क्वेश्चन को जो कि मेरे को सॉल्व करने के लिए पहले अटेम्प्ट में 30 मिनट्स लग रहे थे, तीसरे अटेम्प्ट में वही मेरे को जो है सिर्फ 10-15 मिनट लग रहे थे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज इतने मल्टीपल टाइम्स उसी सेम क्वेश्चन को मैं देख चुका था। तो मेरे को जो सॉल्विंग का टाइम है वो मेरा कम हो गया, है ना। तो वही है एक्सपीरियंस कर्व, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आता जाता है ना वैसे वैसे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे आपकी एफिशिएंसी जो है क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है ना। ये वाला एक्सपीरियंस कर्व के अंदर चीज़ अपन लोगों ने समझा था, आप लोग रीड कर सकते हो, मेरे ख्याल से आपने नोट्स भी बनाए रहेंगे, नोट्स टेलीग्राम पे अपलोड हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से आपको जो है इतना वाला पार्ट जो है पूरे तरीके से क्लियर होएगा। अब आते हैं सर अपन आगे आगे आते हैं सर अपन वैल्यू क्रिएशन वाले पार्ट पे। अगर कल के लेक्चर को आपने ध्यान से देखा रहेगा तो एंड में अपन ने वैल्यू क्रिएशन वाला पार्ट भी जो है टच किया था, है ना। मैंने थोड़ा सा आपको टच किया था, थोड़ा सा मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, एग्जांपल अपन ने जो है वॉच का दिया था एंड के इसमें अपन ने थोड़ा सा मैंने फेस कैम बंद कर दिया था, बिकॉज आजकल सीन ये चल रहा है कि बारिश का सीजन आ चुका है, बारिश के सीजन का कोई भरोसा नहीं रहता, तो कभी एकदम अच्छा उजाला रहता है ना, कभी एकदम ऐसा पूरा माहौल डल सा हो जाता है, लाइट एकदम कम हो जाती है, रोशनी एकदम कम हो जाती है ना, काले बादल आ जाते हैं। तो दिक्कत उसकी वजह से ये होती है कि अपना फेस कैम जो है लैपटॉप का इतना खास कुछ है नहीं, है ना। तो उसको लगता है नेचुरल सनलाइट एकदम तगड़ा वाला, मतलब अच्छी खासी उसको रोशनी लगती है नेचुरल तगड़ी वाली। लाइट भी मैं अगर लगा दूंगा ना तो लाइट से भी उसका क्वालिटी इतना अच्छा आता नहीं है, उसका सिर्फ अच्छा क्वालिटी का आता है जब जो तुम अभी देख रहे हो ना, यही इसका अच्छा क्वालिटी है, इससे ज़्यादा कुछ और बेटर हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि वो नेचुरल सनलाइट आ रही है। मैं अभी जो है सुबह के टाइम पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर जैसे ही बारिश के इसमें माहौल ख़राब हो जाता है, एकदम काले बादल वगैरह आ जाते हैं, बारिश वारिश शुरू हो जाती है, लाइट वाइट चले जाता है, एकदम गर्मी वर्मी हो जाता है, तो पूरा इसको एकदम मतलब ये हो जाता है, मतलब पूरा इसका फिर जो है वो क्वालिटी जो एकदम डल हो जाता है। तो मेरे को क्या करना पड़ता है, फेस कैम जो है फिर बंद करना पड़ता है, तो इसकी वजह से फिर फेस कैम हो नहीं पाता है। और उससे पहले बीकॉम के एग्जाम चल रहे थे तो अपना थोड़ा सा वो क्लैश कर रहा था, बट अपन ने एनीवेज कल के जो लेक्चर के अंदर जो तुमको याद रहेगा एंड के पार्ट में वैल्यू क्रिएशन वाला पार्ट भी जो अपन ने टच किया था। वैल्यू क्रिएशन से अपन ने ये समझा था कि अपन ने एक एग्जांपल लिया था अपनी वॉच का, है ना। मेरे सामने भी जो चीज़ें पड़ी रहती है मेरे दिमाग में उसका एग्जांपल आ जाता है। अब ये वॉच मेरे सामने हमेशा पड़ी हुई रहती है ना। ये वॉच की भी अलग स्टोरी है, कभी तुमको बताएंगे कि यार ये वॉच मैंने स्पेशली मतलब एक मकसद के लिए ली थी, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए मैंने वॉच को लिया था, बट ठीक है बताएंगे कभी, है ना। सो यहाँ पर जो है मेरे सामने वॉच पड़ी रहती है तो मैं इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो वैल्यू क्रिएशन का पार्ट अपन ने इसके एग्जाम्पल से लेके समझा था, एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ कि वैल्यू क्रिएशन के अंदर हो रहा ये है ना, बेसिकली वॉच तो आप ले रहे हो, है ना। वॉच तो पूरी दुनिया लेती है, क्यों लेती है, टाइम देखने के लिए लेती है। लेकिन अब है ना सीन बदल गया सर, अब आती है आजकल स्मार्ट वॉच। तो आज की डेट में सर अपन सिर्फ जो है वॉच को अपन टाइम देखने के लिए नहीं ले रहे। आज की डेट में अपन वॉच को लेते हैं अपने पूरे हेल्थ को मेजर करने के लिए, कि बॉडी का अपना हार्ट रेट कैसे चल रहा है, ब्लड प्रेशर कैसे चल रहा है ना, अपन कितने स्टेप्स चल रहे हैं, और अपनी वेरियस अपन अदर एक्टिविटीज़ करती है उनको ट्रैक करने के लिए अपने को वॉच चाहिए रहती है। आज की डेट में स्टॉप वॉच का फीचर आ जाता है कि अपन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो स्टॉप वॉच लगा के सॉल्व करेंगे। मल्टीपल फंक्शंस आज की डेट में वॉच के अंदर डाल दिए गए हैं, है ना। तो जितने भी फंक्शन जितने भी फीचर्स इसके अंदर डाले गए हैं ना, वो फीचर्स की वजह से आज की डेट में हम उस वॉच को खरीद रहे हैं, ना कि इसके एक बेसिक टास्क की वजह से खरीद रहे हैं, एक बेसिक जो ये नीड हम हमारा सॉल्व करता है टाइम देखने का, उसके वजह से अपन खरीदने नहीं। अगर ये नॉर्मल सा वॉच है जो कि सिर्फ टाइम दिखा रहा है आज की डेट में, तो ये कोई वैल्यू इतना कुछ खास ऐड नहीं कर रहा है, बिकॉज हर एक घड़ी वॉच दिखा रहा है आज के टाइम में, है ना। कोई भी घड़ी ले लो आज के डेट में टाइम तो दिखा ही रहा
है ना। लेकिन ये घड़ी में अगर ये घड़ी के अंदर मैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स डाल रहा हूँ, जैसे कि हार्ट रेट सेंसर डाल रहा हूँ, है ना, फिर उसके अंदर अलग अलग सेंसर्स डाल रहा हूँ, अलग अलग फीचर्स डाल रहा हूँ, है ना। आप उसके अंदर छोटी मोटी कोई गेम भी खेल सकते हो, फोटो खींच सकते हो, कॉल पे बात कर सकते हो, है ना, अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सारे जो एडिशनल फीचर्स डाल रहा हूँ ना, तो मैं इससे इसकी वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ, है ना, इससे मैं उसकी वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ। नॉर्मल सी घड़ी है ना, टाइम दिखा रही है, 200 रुपये चार्ज करेंगे। लेकिन यही मैंने बाकी सारे जितने भी मैंने फीचर्स अभी आपको बताए, ये सारे मैंने फीचर्स इसके अंदर डाल दिए, है ना। हार्ट रेट सेंसर डाल दिया, बाकी सारे आपके फलाना टिमकाना सेंसर इसके अंदर डाल दिए, गेम वगैरह डाल दिया, कैमरा कंट्रोल कर सकते हो, फ़ोन पिकअप कर सकते हो, नोटिफिकेशन देख सकते हो, है ना, फ़ोन के साथ उसको अपने कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे फीचर्स मैंने इसके अंदर डाल दिए। तो ये 200 रुपये का वॉच 2,000 रुपये में बिकेगा। तो 200 से 2,000, जो 1,800 रुपये का गैप है ना, वो हो गया मेरा वैल्यू क्रिएशन। उतना मैंने इस वॉच के अंदर वैल्यू क्रिएट किया, इसकी वैल्यू बढ़ाई मैंने उतने से, है ना। फीचर्स डाले, फीचर्स की वजह से मैं अब ज़्यादा चार्ज कर पा रहा हूँ। वो है वैल्यू क्रिएशन, है ना। आप कोई भी प्रोडक्ट उठाओ, है ना, कोई भी बेसिक प्रोडक्ट उठाओ, उसको मॉडिफाई करो, उसके अंदर थोड़े बहुत नए फीचर्स डालो और उसके लिए ज़्यादा प्राइस चार्ज करो, वो हो गया वैल्यू क्रिएशन। वो हो गया क्या सर, वैल्यू क्रिएशन। इसके अंदर सर ऐसा अभी ज़रूरी नहीं है फीचर्स की बात हो, ड्यूरेबिलिटी की बात भी हो सकती है। नॉर्मल सा घड़ी है सर, टाइम दिखा रहा है ना, नॉर्मल सा वॉच है, क्या दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है। लेकिन इसमें एक खास बात है, अभी भी इसके अंदर एक खास बात है। क्या खास बात है, नॉर्मल कोई भी घड़ी लेकर के आओगे ना, तो उसके अंदर आपको जो है हर 5-6 महीने के अंदर सेल बदलना पड़ेगा। बैटरी बैटरी पे चलता है सर, बैटरी पे चलता है, तो हर 5-6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर, है ना, आपको इसका बैटरी बदलना पड़ता है। मेरी वॉच के अंदर आपको बैटरी बदलने की ज़रूरत ही नहीं है, ना नई चार्ज करने की ज़रूरत है। इसके अंदर ऑलरेडी एक बैटरी आता है जो कि 5 साल तक चलता है, 5 साल। मतलब तुम 5 साल तक समझ लो, कोई उतने उतने टाइम तक घड़ी भी यूज़ नहीं करेगा, है ना। तुम लोग घड़ी भी चेंज कर लोगे उतने टाइम तक, है ना। जब तक तुम दूसरी घड़ी, नई घड़ी लोगे, नई घड़ी पे चेंज करोगे, तब तक तुमको इसकी बैटरी बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम बोलोगे वाह यार, सही बात है यार, कोई भी नॉर्मल नॉर्मल घड़ी लेता, 5-6 महीने के अंदर सेल बदलना पड़ता, कौन उसको खोले, कौन दुकान के पास लेके जाए एक 20 रुपये का सेल बदलवाने के लिए, है ना। और एक तो इसका नट भी एकदम छोटा सा आता है कि तुम घर पे भी नहीं खोल के उसके अंदर सेल बदली कर सकते, है ना। तो कौन इतना जाए दुकानदार के पास दिमाग मारी करे, 5 साल तक सारा सेल ही नहीं चेंज करना पड़ेगा। क्या बात है यार, क्या बात है। ड्यूरेबिलिटी, इसके ड्यूरेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है, एकदम टिकाऊ है, एकदम टिकाऊ है, ड्यूरेबल है। इसकी वजह से जो है तुम इसको जो है लेना चाहते हो सर। तो इसकी वजह से तुम थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस भी चार्ज करोगे। तुम बोलोगे देख, वो वाली घड़ी लेगा तो 200 रुपये वाली 5 महीने में सेल बदलना पड़ेगा, मेरी घड़ी ले 400 रुपये की है, डबल है, लेकिन 5 साल तक इसके अंदर बैटरी बदलने की ज़रूरत नहीं। देखो वो जो देखो झंझट करना पड़ता था ना, बार बार वो छोटी मोटी की जो दुकान पे जा, ट्रैवल कर, तेरे पास टाइम भी उसके अंदर फिर खोटी होगा, वो खोलेगा, सेल बदली करेगा, उसके बाद भीड़ रहा, तेरे को रुकना पड़ेगा, तेरा वो सारा टाइम ही मैंने वहाँ से हटा दिया। थोड़ा सा मेरे को एक्स्ट्रा पैसा दे, है ना। क्यों एक्स्ट्रा पैसा दे, क्योंकि ये टिकाऊ बन गया तेरे लिए। जो 5 महीने तक घड़ी चल रहा था, ये 5 साल तक घड़ी चलेगा, थोड़ा सा टिकाऊ बना दिया मैंने को उसके लिए। तो इसके लिए तू मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा पैसा दे, वो तू उसके लिए 200 दे रहा था, मेरे को इसके लिए 400 दे। तो 200 रुपये जो मैं एडिशनल चार्ज कर रहा हूँ ना, वो क्यों चार्ज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने तेरे लिए वैल्यू को बढ़ाया, वैल्यू क्रिएट किया तेरे लिए मैंने, इसके लिए जैसे ज़्यादा पैसा भी चार्ज करूँगा मैं, है ना। सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा वैल्यू आप दे रहे हो कस्टमर को, उतना ज़्यादा प्राइस भी उससे चार्ज करोगे, सिंपल सी बात है। और इसकी वजह से सर हो सकता है इसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, घड़ी का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा हो। नॉर्मल घड़ी है सर, पानी में डालो ख़राब हो जाएगा। मेरा घड़ी है, पानी में डाल, स्विमिंग करने लेकर जा, जितना डीप जाना है, जितना डीप जाना है तू जा, समंदर में कूद एकदम, मतलब वो करते हैं ना अपन यार, समुंदर में कूद के मछली वछली देखते हैं, क्या बोलते हैं यार उसको, मेरे को पता नहीं यार। तू सर्फिंग कर, जो करना है कर, पानी खराब, पानी की वजह से ये वॉच ख़राब कभी नहीं होगा। कितना भी डीप लेके जा, फेंक दो उसको पानी के अंदर, एकदम मतलब बड़े से बड़े सी में लेके जा, नहीं खराब होगा। कोई भी नॉर्मल वॉच लेके जाएगा 2 सेकंड में खराब हो जाएगा, पानी में से डाल के निकालेगा 2 सेकंड में खराब। इसको रख दे 5 घंटा पानी के अंदर, कुछ नहीं होगा। 10 घंटा रख, 24 घंटा रख, कुछ नहीं होगा। कितना भी डीप लेके जा, कुछ भी नहीं होगा। परफॉर्मेंस, क्या सर, परफॉर्मेंस, इसका परफॉर्मेंस मैंने इतना तगड़ा बना के रखा ना, इतना तगड़ा परफॉर्मेंस देगी ना, पानी में लेके जा खराब ही नहीं होगा, पानी में लेके जा खराब ही नहीं होगा सर। परफॉर्मेंस की वजह से परफॉर्मेंस की वजह से मैं फिर ज़्यादा चार्ज करूँगा, है ना। नॉर्मल घड़ी 200 का मिल रहा था, इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि भाई ये पानी में भी लेके जा खराब नहीं होने वाली, पानी के अंदर भी सही एकदम तगड़ा परफॉर्म करेगी। 500 रुपये लूँगा, तो जो 300 रुपये एडिशनल चार्ज कर रहा हूँ मैं नॉर्मल घड़ी से, वो हो रहा है वो वैल्यू की वजह से चार्ज कर पा रहा हूँ मैंने, क्योंकि उसके अंदर वैल्यू क्रिएट किया, है ना। उसके अंदर कुछ वैल्यू क्रिएट किया जिसके लिए मैं ज़्यादा चार्ज कर पा रहा हूँ प्राइस को, तो वो हो गया वैल्यू सर, है ना। तो मेरे ख्याल से इतना तुमको, इतना अपन ने एग्जाम्पल डिस्कस किया एक वॉच को लेकर के, मेरे ख्याल से तुमको समझ में तो आ गया रहेगा वैल्यू क्रिएशन मतलब क्या, वैल्यू कैसे तुम क्रिएट कर पाओगे अपने कस्टमर के लिए। कुछ उसको अच्छे फीचर्स दो, एकदम अच्छी क्वालिटी दो, है ना। इधर मैं तुम्हारे लिए हाईलाइट भी कर देता हूँ, एक सेकंड हाईलाइटर ले लूँ।
उसको अच्छे फीचर्स दो, अच्छी क्वालिटी दो, है ना, अवेलेबल करवा के रखो। ऐसा मत करो कि भाई एकदम रेयर प्रोडक्ट बना के रखो अपना, है ना, वैसा मत करो। अवेलेबल रखो, उसके नियरेस्ट से नियरेस्ट शॉप पे उसको अवेलेबल रखो। जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो खरीदना पसंद करता है वहाँ पे उसको अवेलेबल रखो। ड्यूरेबिलिटी बढ़ाओ उसकी, है ना, 5 साल का बैटरी अपन डाला ना उसके अंदर कि अपने अपने वॉच के अंदर बाय डिफॉल्ट एक बैटरी डल के आता है, 5 साल तक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है ना। उसकी परफॉर्मेंस अच्छी दो उसको, है ना, उसको अच्छी अच्छी सर्विसेज दो, है ना। मेरी वॉच लेके जा, खराब हुई ना, 1 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करूँगा तेरे को, उसको बना कर दूंगा, नहीं बनी नहीं दूंगा, है ना। तो सर्विस तुम इतनी तगड़ी दे रहे हो कि यार 1 रुपये उसके लिए तुम चार्ज नहीं करोगे अगर बिगड़ा तो। एक तो इससे अश्योरेंस भी सामने वाले को बहुत ज़्यादा आ जाता है, कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा आ जाता है कि यार भाई वो 1 रुपये चार्ज नहीं करेगा अगर उसकी घड़ी खराब भी हुई तो, है ना, फ्री में बना कर देगा अगर खराब हुई तो। पहले तो वो बोल रहा है खराब भी नहीं होगी, अब बोल रहा है खराब हो भी गई तो भी एकदम फ्री में तुरंत उसको जो है वो बना के देगा, नहीं बनी तो बोल रहा है नया भी दे देगा, है ना। मतलब तुम उसको सर्विस उसको एकदम तगड़ी दो, है ना, फॉर विच कस्टमर्स आर विलिंग टू पे, जिसके लिए कस्टमर तुमको पैसा देगा। अब तुम क्या हलवा है क्या, उसको फ्री में दोगे क्या? ये कहीं ना कहीं तुम उस वॉच के प्राइस में उसको थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करोगे कि भाई वो रिकवर हो गया। 200 रुपये की वॉच थी, तुम बोल रहे हो करके तुम लेके जाओ, अगर खराब भी हुई ना तो भी फ्री में बना के दूंगा। तुमको पता है बनाने का, अगर खराब भी हुई ना तो बनाने का खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 रुपये का आएगा, तुम उसको बोल रहे हो 500 रुपये दे, तुम उसको बोल रहे हो 500 रुपये दे, तो तुमने कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा ही चार्ज किया। और इनकेस खराब भी होती है ना तो उसका पैसा भी तुमने ऑलरेडी उससे चार्ज करके रखा है ना। ये तुम उसको मामू बना रहे हो, ये तुम उसको बस क्या कर रहे हो, मामू बना रहे हो, और वो तुमको पैसा पे करने के लिए भी तैयार है। वो बोल रहा है कि वाह यार मेरे को जो है फ्री में बना के देगा, चल ठीक है, सामने वाली दुकान से 200 रुपये मिल रहा है, नो वारंटी नो वारंटी, यहाँ पे विद वारंटी विद गारंटी 500 रुपये में मिल रहा है। अरे वो ऑलरेडी तेरे से प्राइस रिकवर कर चुका है, समझ रहे हो तुम। तो वैसी वाली बात है सर, है ना, वैसी वाली बात है सर। तो ये इस तरीके से आप आपके प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। लास्ट जो अपना कल का लेक्चर था उसके अंदर भी एंड में अपन ने डिस्कस किया था, यही चीज़ मैंने डिस्कस की थी वहाँ पे, मैंने तुमको जो है बताया। मेरे ख्याल से तुमको ये वाला पार्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते देखते वो लोग क्या बोलते हैं। फर्दर द कंसेप्ट टुक मोर स्पेस इन द बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट द वैल्यू क्रिएशन फॉर स्टेक होल्डर्स। आपके स्टेक होल्डर्स है, अब आपके इन्वेस्टर्स है ना, आपके आपके शेयर होल्डर्स है, उनके लिए भी आपको जो है क्या करना पड़ता है, वैल्यू क्रिएट करना पड़ता है। अच्छा, अब ये जो स्टेक होल्डर्स है ना, स्टेक होल्डर्स का मतलब सिर्फ शेयर होल्डर्स नहीं होता, सिर्फ आपके इन्वेस्टर्स नहीं होते, है ना। स्टेक होल्डर्स थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म है। आगे जब अपन चैप्टर 3 के अंदर जाएंगे ना तो शुरुआत में ही अपनी डिस्कशन होगी स्टेक होल्डर्स को लेकर के, है ना। तो वहाँ पर अपन डिटेल में समझेंगे। मेरे भी मुंह से तुमने देखा तो मेरे मुंह से भी इन्वेस्टर निकला, लेकिन इसका मतलब ये अपना नॉर्मल है कि अपन स्टेक होल्डर्स मतलब कभी भी सुनते हैं तो अपने दिमाग से सिर्फ अपने मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलता है, इन्वेस्टर। लेकिन स्टेक होल्डर सिर्फ इन्वेस्टर ही नहीं होते, स्टेक होल्डर्स के अंदर आपके जो की मैनेजरल पर्सन हो गए, KMPs हो गए जो अपन लॉ में पढ़ते, वो लोग भी आ गए, है ना। आपके डायरेक्टर्स, आपके चेयरमैन, वो लोग भी आपके स्टेक होल्डर्स है ना। फिर आपके जो कस्टमर है वो भी आपका स्टेक होल्डर है, आपका सप्लायर है वो भी आपका स्टेक होल्डर है, आपका कोई भी नॉर्मल एम्प्लॉई है ना, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है वो भी आपका स्टेक होल्डर है ना। तो स्टेक होल्डर सारे आपके स्टेक होल्डर है जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को जो है, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हैं, है ना। जिनका थोड़ा सा मतलब अब जैसे कि कस्टमर है, कस्टमर ने माल नहीं खरीदा, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट आएगा ना, माल नहीं बिकेगा तो कस्टमर भी उसका स्टेक होल्डर हो गया। सप्लायर माल सप्लाई नहीं करेगा, ऑर्गेनाइजेशन माल बना नहीं पाएगा, फिनिश गुड्स बना नहीं पाएगा, सप्लायर भी उसका स्टेक होल्डर हो गया, है ना। तो जो भी उसके लिए कुछ अच्छा रोल प्ले करते हैं ना वो उसके लिए स्टेक होल्डर हो गया। डिटेल चर्चा चैप्टर 3 के अंदर अपनी इसके अंदर इसको लेकर के आने वाली है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि यार अपने को अपने स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू बनाना है, कैसे बनाएंगे यार, है ना। ज़्यादा प्रॉफिट बनाएंगे, अपने इन्वेस्टर के लिए वैल्यू बनेगा, है ना। इन्वेस्टर ने एक सर्टन अमाउंट ऑफ सम हमारे कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, अब अपन जो है अच्छा खासा प्रॉफिट बना पा रहे तो अच्छा खासा डिविडेंड भी उसको दे पाएंगे, उसके लिए वो डिविडेंड वैल्यू है, उसके लिए वो डिविडेंड क्या है, वैल्यू। उसने एक्स अमाउंट डाला था, अब उसको X+Y अमाउंट मिल रहा है वापस, है ना। उसको इंटरेस्ट दे रहे हो, डिविडेंड दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, है ना, कुछ भी उसको एडिशन दे रहे हो, उसके लिए वो क्या है सर, उसके लिए वो वैल्यू है, उसके लिए वो क्या है, उसके लिए वैल्यू है। प्रॉफिट कमा कर क्या रहा है आप आपके स्टेक होल्डर के लिए, आपके इन्वेस्टर के लिए। स्टेक होल्डर अब मैंने बताया मल्टीपल लोगों को जो है अपन स्टेक होल्डर बोलते हैं, लेकिन हम सिर्फ इधर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन्वेस्टर के लिए अपन ने प्रॉफिट बनाया, अपनी कंपनी ने प्रॉफिट बनाया, है ना, तो वो उसके लिए एक वैल्यू हो गया, क्योंकि उसको ही उसमें से रिटर्न मिलना है ना, वही उसका उसमें से वही अपना थोड़ा सा शेयर लेके जाएगा डिविडेंड के फॉर्म में, है ना। वैल्यू क्रिएशन इज एन एक्टिविटी ऑफ परफॉर्मेंस बाय द फर्म टू क्रिएट वैल्यू दैट इंक्रीजेज द वर्थ ऑफ गुड्स, है ना। कुछ ऐसी वैल्यू डालो अपने गुड्स के अंदर, अपने प्रोडक्ट्स के अंदर जो कि उसका वर्थ को बढ़ा दे, है ना। जैसे कि अभी नॉर्मल वॉच है, नॉर्मल वॉच को उन्होंने स्मार्ट वॉच बना दिया। नॉर्मल वॉच बिक रही थी 200 रुपये पे, आज वही स्मार्ट वॉच को वो लोग 2000 5000, एप्पल तो कितने कितने हज़ारों में बेचता है, 20-30 हज़ार 50 हज़ार पे तो एप्पल अपनी वॉच को बेचता है। क्यों बेच पाता है, एक नॉर्मल सी वॉच है ना, छोटी सी वॉच, उसके लिए 50-60 हज़ार रुपये कौन देगा, एप्पल देता है और लोग देते भी है ना। एक तो एप्पल ब्रांड है उसके लिए, प्लस जो एप्पल फीचर्स देता है उसके लिए,
एप्पल कितने अच्छे अच्छे फीचर्स देता है, उसकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी रहती है ना। हार्ट रेट सेंसर वो अच्छा इतना अच्छा लगा के देता है। 2000 घड़ी वाले हार्ट रेट सेंसर पे आप रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन एप्पल के 50,000 वाले वॉच के ऊपर आप रिलाई कर सकते हो कि यार जो सेंसर इसने एप्पल ने लगाया है वो सही है, एक्यूरेट है ना। वो आपके बॉडी का टेम्परेचर बताता है, एक्यूरेट होगा, हार्ट बीट बताता है, एक्यूरेट होगा, है ना। 50,000 चार्ज कर रहा है, तो उसने वैल्यू क्रिएट किया, कुछ ऐसे फीचर्स डाले है ना अपने वॉच के अंदर, कुछ ऐसे फीचर्स डाले जिसकी वजह से वो ज़्यादा चार्ज कर पा रहा है। यही नॉर्मल अगर एप्पल अपनी घड़ी बनाता जो कि सिर्फ टाइम दिखाता, कौन बंदा उसके लिए 50,000 रुपये देता बताओ। भले ही माना ब्रांड है, लेकिन दिखा तो टाइम ही रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ टाइम दिखा रहा है। वो जो स्मार्ट वॉच के अंदर उसने अपने एडिशनल फीचर्स डाले, वो अगर फीचर्स उसने नहीं डाले रहते, है ना, और सिर्फ नॉर्मल सी बस टाइम ही दिखा रही है आपको वो वॉच, है ना, और एप्पल का लोगो लगा हुआ है उसके ऊपर, तो तुम उस लोगो के लिए 50,000 रुपये देते क्या, फिर 20,000 रुपये देते क्या? तुमको पता है टाइम देखना 200 रुपये में काम हो रहा है यार, 200 रुपये का काम हो रहा है। ये सही में मैंने 200 रुपये की गाड़ी ली है, 200 भी नहीं, 180 रुपये की गाड़ी ली है रियलिटी में, है ना। और दिखा टाइम रही है, स्टॉप वॉच भी है ना, मल्टीपल 3-4 और फीचर, लाइट वेट भी जल जाता है ना। दिखा तो टाइम ही रहा है, तो मैं क्यों 20,000 रुपये दूँ? मैं 20,000 रुपये इसके लिए दे रहा हूँ बिकॉज एप्पल मेरे को और भी उसके अंदर बहुत सारे एडिशनल फीचर्स दे रहा है। मैं कॉल्स रिसीव कर सकता हूँ, मैं उस पर जो है एसएमएस में टेक्स्ट मैसेजेस पढ़ सकता हूँ, नोटिफिकेशंस आएंगे मेरे व्हाट्सअप के, इंस्टा के, वो देख सकता हूँ, है ना। कैमरा को कंट्रोल कर सकता हूँ, फ़ोन आएगा फ़ोन पे बात कर सकता हूँ, अपने बॉडी को मॉनिटर कर सकता हूँ, है ना। हार्ट रेट पता कर सकता हूँ कितनी चल रही है, स्टेप्स कितना वॉक किया, कोई भी अगर मैं डिफरेंट है ना स्पोर्ट्स वगैरह खेल रहा हूँ तो उसके अंदर मेरा क्या परफॉर्मेंस चल रहा है वो मैं मेजर कर सकता हूँ, है ना, उसको मैं ट्रैक कर सकता हूँ। बहुत सारे बेनिफिट्स दे रहा है वो वॉच मेरे को आज की डेट में, बहुत सारे फीचर्स दे रहा है, इसके लिए मैं वो 20,000 रुपये दे रहा हूँ नॉर्मल वॉच के कंपैरिजन में, समझ रहे हो तुम। तो वो मैं कुछ ना कुछ ऐसा, मतलब तुम अपने गुड्स का वर्थ बनाने देखो, अगर तुम चाहते हो वैल्यू क्रिएट करना है कस्टमर के लिए तो गुड्स का वर्थ बढ़ाओ। गुड्स का वर्थ बढ़ाओ कैसे? फीचर्स डालो, उसको ड्यूरेबल बनाओ, है ना, उसको टिकाऊ बनाओ और परफॉर्मेंस उसकी बढ़ाओ, है ना। सर्विसेज की अपनी परफॉर्मेंस, सर्विसेज के अंदर तुम वेरियस अदर सर्विसेज दो, है ना। पहले हो रहा था तुम सिर्फ कॉल सर्विसेज दे रहे थे, अब तुम अपना असिस्टेंट उसके घर पे भेजो, है ना। तुम पहले उसको बोल रहे थे कि यार कॉल करो, कॉल करके से फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अभी मेरा एक बात बताता हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने कोविड में ना, कोविड के अंदर मैंने लैपटॉप खरीदा था। ये जो लैपटॉप है जिससे मैं ये सारी जो लेक्चर वगैरह रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ ना, ये लैपटॉप मैंने कोविड में खरीदा था, इससे पहले मेरे पास कोई लैपटॉप वगैरह था नहीं। तो कोविड के अंदर सीन ऐसा हुआ था कि सारा कुछ जो है ऑनलाइन हो गया था, है ना। अपने को पता है सारा कुछ अपना से हुआ है, ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था, तो मैंने भी घर पे थोड़ी बहुत जिद करी कि फ़ोन पे लेक्चर वगैरह देखने को पड़ रहा है, तो वो अपने को मतलब ऐसा छोटा सा स्क्रीन है, मतलब मेरा मेन जिद इसके लिए था कि मेरे को इसके ऊपर गेम खेलना था, है ना। लेकिन गेमिंग लैपटॉप का बजट तुमको भी पता है बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ये लैपटॉप कुछ मैंने 29,000 का लिया था, है ना, तो 29, और मेरे को इतना नॉलेज भी नहीं था, है ना। मेरे को लगा ये 29,000 वाले लैपटॉप के अंदर गेम चल जाएगी, है ना, एक हाथ दो तो गेम चल जाएगी, लेकिन इसके अंदर एक भी गेम आज तक चली नहीं, है ना। मेरा कट गया वो बात अलग है, बट मेरे को लगा 29,000 के इसमें चल जाएगी, बिकॉज इतना आइडिया नहीं था मेरे को। फ़ोन वगैरह का काफ़ी अच्छा आइडिया था, लेकिन लैपटॉप वगैरह का कोई भी आइडिया नहीं था। तो ये एसर का लैपटॉप है ना, एसर का ये लैपटॉप है, ये मैंने जो है मम्मी से थोड़ा जिद करके 29,000 का जो है कोविड के इसमें परचेस कर लिया। फ्लिपकार्ट से मैंने परचेस किया था, क्योंकि ऑफलाइन स्टोर्स वगैरह इतने थे नहीं। ऑफलाइन भी मैंने चक्कर मारे थे, लेकिन मैंने खरीदा ऑनलाइन ही था। फ्लिपकार्ट से 29,000 का मेरे को ये पड़ा। जब ये मैंने खरीदा ना, उसके कुछ 10-15 दिन बाद, है ना, 2 हफ्ते के बाद ये ख़राब हो गया, है ना। और फ्लिपकार्ट को मैं रिटर्न सिर्फ 7 डेज़ तक ही कर सकता था, 7 डेज़ का रिटर्न पॉलिसी था। तो कुछ 10-15 दिन बाद जो है ये लैपटॉप ख़राब हो गया, चालू ही नहीं हो रहा था। कोविड का टाइम, मैं एकदम घबरा गया कि मैं भाई ये क्या हो गया, मतलब यार ऐसे कैसे, मतलब ये तो मतलब इतना, मतलब 29,000 डाला, 10-15 दिन के अंदर ये लैपटॉप चालू ही नहीं हो रहा है, बंद पड़ गया। मैंने तुरंत इसके कॉल सेंटर में कॉल लगाया। अब कॉल सेंटर के अंदर वेटिंग भी इतनी थी कि मेरे को आधा आधा घंटा रुकना पड़ रहा था उसके एग्जीक्यूटिव को मेरे से ज्वाइन होने के लिए। आधे घंटे की वेटिंग थी, एसर के कॉल सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। कोविड के टाइम पे आधे घंटे की वेटिंग चल रही थी, मेरे को मेरे आधे आधे घंटे बाद मेरे कॉल कनेक्ट हो रहे थे और वो लोग मेरे से बात कर रहे थे, है ना। और मैं एकदम टेंशन में, मेरे को कुछ आइडिया नहीं, मेरे को कुछ पता नहीं, 10-15 दिन में खराब होगा, घर पे गाली अलग पड़ रही है ना। 10-15 दिन बाद फिर मेरा फाइनली आधे घंटे बाद कॉल कनेक्ट हुआ। तो मतलब तुम देख रहे हो, मतलब मेरे को एक तो मैंने एक प्रोडक्ट परचेज किया, वो एक तो 10-15 दिन के अंदर खराब हो गया। उसके बाद मेरे को सर्विस को एक्सेस करने के लिए, उसके एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए भी आधा घंटा वेट करना पड़ रहा है। मतलब तुम देख रहे हो इधर एसर की वैल्यू पूरी पूरी डाउन जा रही है, वो कुछ वैल्यू नहीं क्रिएट कर पा रहा है। ये अगर उसका, मतलब उसका ऐसा सर्विस होना चाहिए थी कि तुरंत उसके कॉल सेंटर पे मेरा जो है कॉल लगना चाहिए था, है ना। उसके बाद फिर मेरा आधा घंटे बाद कॉल लगा, है ना। मेरे से उन्होंने सारी डिटेल्स ली, मेरे को पूछा घर कि भाई तुम्हारा लैपटॉप कैसे बंद हुआ वगैरह। तो मैंने बताया भाई मैंने एक दिन बस ऐसे ही पिछले दिन, मतलब जिस दिन ख़राब हुआ उसके पिछले दिन मैंने लैपटॉप यूज़ किया नॉर्मली, जैसे अपन बंद करते बंद किया, अगले दिन सुबह मैं चालू कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है,
मेरे को लगा कि बैटरी वगैरह तो फुल चार्ज थी, मेरे को लगा कुछ हो गया रहेगा, ड्रेन वगैरह हो गई रहेगी। मैंने लैपटॉप का चार्जर कनेक्ट किया, उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है ना, चार्ज करने के बाद भी नहीं हो रहा है। एक रेड और ब्लू लाइट शो होती है, जब ब्लू लाइट तब शो होती है जब वो पूरी तरीके से चार्ज होता है, और रेड लाइट जब वो चार्ज हो रहा होता है। तो मैंने बताया भाई ब्लू लाइट शो कर रही है, फुल्ली चार्ज है लैपटॉप, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उन्होंने बोला सर आपको जो है ये लैपटॉप जो है सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा। और सर्विस सेंटर मेरे घर से करीब करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर था। 20 से 25 किलोमीटर मेरे घर से सर्विस सेंटर दूर था, कोविड का टाइम, और उसके ऊपर बारिश का सीज़न चल रहा था। मेरे को याद है अगस्त का कुछ महीना चल रहा था, अगस्त भी नहीं, ये जुलाई अगस्त का महीना चल रहा था, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, जुलाई अगस्त का महीना चल रहा था, बारिश का टाइम था, कोविड हो रखा है, लॉकडाउन चल रहा है, और मेरे को वो लोग बोल रहे हैं 20-25 किलोमीटर ट्रैवल करके जो है मैं मेरे लैपटॉप को जो है वहाँ लेके जाओ, जो कि मैंने अभी हाल ही में परचेस किया हुआ है 10-15 दिन पहले। मतलब सोच रहे हो ये क्या सर्विस है एसर की? क्या एसर मेरे लिए वैल्यू क्रिएट कर पा रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा था कि एसर अपना एग्जीक्यूटिव भेजे मेरे घर पे, जो कि इस लैपटॉप को चेक करे, अगर कुछ दिक्कत है तो अपने साथ लेके जाए और मेरे को वापस आकर के यहाँ पे ला कर दे। क्योंकि 29,000 रुपये दिया, 29,000 रुपीज़ दिया है, तुम समझ रहे हो? 29,000 रुपीज़ देने के बाद तुम मेरे को बोल रहे हो करके यार इस लैपटॉप को वापस 20-25 किलोमीटर जो ट्रैवल कर, वहाँ लेके जा और वहाँ से आके वापस कलेक्ट भी कर, है ना। मैंने उनको बोला करके यार मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता, 20-25 किलोमीटर मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, और कोविड का टाइम चल रहा है, बारिश का टाइम चल रहा है, आप प्लीज़ अपने कोई एग्जीक्यूटिव को मेरे घर पे भेजो और उनसे भी ये लैपटॉप पिकअप करवाओ, है ना। तुमको चाहिए तो मैं एक 4-5 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता हूँ, 4-5 किलोमीटर के रेंज में अगर किधर लैपटॉप पहुँचाना है तो मैं पहुँचा देता हूँ। बट 25-25 किलोमीटर ट्रैवल करके तुम मेरे को कोविड के टाइम में बारिश के सीज़न में बुला रहे हो यार, ये तो गलत बात है। और हाल ही में मैंने लैपटॉप लिया 10-15 दिन पहले, है ना, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। तुम मेरे को बिल्कुल भी मतलब एकदम घटिया सर्विस दे रहे हो मेरे को, मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं क्रिएट कर पा रहे हो तुम, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम देखोगे, है ना। बट स्टिल उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी, उन्होंने बोला सर कोविड चल रहा है, अगर नॉर्मल टाइम चल रहा होता ना, हाँ ये भी बात थी, ये भी उनका वैलिड रीज़न था कि उन्होंने बोला सर कोविड चल रहा है तो हमारे भी जो एग्जीक्यूटिव है वो आ नहीं पा रहे, अगर कोविड नहीं होता तो हमारे एग्जीक्यूटिव आ जाते, वो लोग जगह पे ही आते और जगह पे ही चेक कर लेते, और कुछ भी दिक्कत होती है तो अपने सर लेके जाते और वापस आकर के देके भी जाते, है ना। तो उन्होंने मेरे को बोला कि सर लेकर तो आपको ही आना पड़ेगा, कोविड हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर मेरे को 25 किलोमीटर ट्रैवल करके उनके सर्विस सेंटर जाना पड़ा। वहाँ जाकर के उन्होंने मेरे को 2 घंटा वेट कराया, और 2 घंटे बाद बोला सर ये लैपटॉप को अभी यहाँ पे आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। 2 घंटा बाद, ठीक है ना, 2 घंटा बाद उन्होंने मेरे को बोला सर ये लैपटॉप को आपको यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ेगा, ये लैपटॉप जो है हमारा एक पार्ट जो है अंदर मदरबोर्ड का है, फिर कुछ तो भी इशू आ गया रहेगा। तो उन्होंने बोला कि ये पार्ट हमको नया मंगवाना पड़ेगा, बैंगलोर से आएगा वो पार्ट, तो उसको आने में ही 10 दिन लग जाएंगे। 10 दिन बाद आप आकर के लैपटॉप कलेक्ट करना। फिर मेरे को जो है 10 दिन बाद 25 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना पड़ा और लैपटॉप को कलेक्ट करना पड़ा। मतलब तुम देख रहे हो ये सर्विस है एसर की। अब मेरे को पता इतना मेरे को जो है पूरा मतलब पापड़ बेलना पड़ा, है ना। नया लैपटॉप 10-15 दिन के अंदर खराब हो गया, सर्विस एकदम घटिया, माना कोविड था, है ना, माना कोविड था, लेकिन तुम मेरे को कोविड में बाहर ट्रैवल करने को लगवा रहे हो, तो तुम्हारा एग्जीक्यूटिव भी मेरे से आके पिकअप कर सकता था, है ना। लेकिन तुम बोल रहे हो कि तुम खुद आओ, सही समझ रहे हो कि ऐसा तो नहीं वो ये बोल रहे कि सर कुछ हो नहीं पाएगा, आप एक काम करो जब लॉकडाउन हटेगा तब अपने पास लैपटॉप ले हमारे पास लैपटॉप लेकर के आना, है ना। ऐसा तो नहीं है ऐसा तो नहीं बोल रहे ना। वो लोग मेरे को बोल रहे तू आ अभी, तू अभी आ, है ना, तू अभी आ, हम नहीं आएंगे। तो ये सर्विस अच्छी सर्विस दे रहे नहीं दे रहे? बिल्कुल सर्विस अच्छी नहीं दे रहे सर, एकदम घटिया सर्विस वो लोग मेरे को दे रहे, है ना। मेरे को कोविड में लॉकडाउन के अंदर वो लोग बाहर निकलवा रहे, स्ट्रिक्ट एकदम लॉकडाउन नहीं था, बाहर आ जा सकते थे, मेरे ख्याल से थर्ड वेव की बात है या फिर पता नहीं कौन से वेव की बात है, बट ऐसा स्ट्रिक्ट एकदम लॉकडाउन नहीं था कि आप बाहर ही नहीं निकल सकते। और पुलिस वगैरह भी होती थी वो रास्ते पे, बट स्टिल थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग वगैरह चलता था, तो थोड़ा बहुत ट्रैवल मेरे को करवा रहे। तुम नहीं कर सकते क्या वो थोड़ा बहुत ट्रैवल, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हारा है, सर्विस तो तुमने मेरे को देनी चाहिए। अगर यही मेरे को वो होम पे पिकअप सर्विस दे देते एंड एकदम ड्रॉप सर्विस दे देते, तो क्या वो सर्विस मेरे लिए वैल्यू क्रिएट कर रही थी? हाँ सर। अगर वो मेरे को पिक एंड ड्रॉप की ये दे देते ना सर्विस, पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी दे देते ना, तो ज़रूर मेरे लिए वैल्यू क्रिएट करती, है ना। तो सर्विस के अंदर भी आप ऐसे आपके कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकते हो कि उसको कोई दिक्कत ना हो, है ना। वो एक तो पैसा दे रहा है, 30,000 रुपये अपने लगा रहा है, उसके बाद तुम उसको ही बोल रहे हो 50 किलोमीटर ट्रैवल कर, और 50 मतलब आने जाने का टोटल तुम देखोगे तो मैंने 50 किलोमीटर ट्रैवल किया, 25-25, है ना, आने का 25 जाने का 25, तो 50 किलोमीटर तुम मेरे से ट्रैवल करवा रहे हो, 30,000 रुपये ले रहे हो, 10 दिन रुकवा रहे हो, तुम्हारा प्रोडक्ट 10 दिन के अंदर खराब हो रहा है। ये कैसी सर्विस हो गई यार, ये कैसी सर्विस हो गई? कॉल पर तुमसे बात करने के लिए आधा घंटे की वेटिंग है ना। वहाँ तुम जब सर्विस सेंटर बुला रहे हो वहाँ 2 घंटा अलग से वेट करवा रहे हो, है ना। तुरंत मतलब अगर तुमको पता है कि मदरबोर्ड का इशू आ रहा है, खोलने में कितना टाइम जाता है यार लैपटॉप को? 10 मिनट 15 मिनट, हाँ, आधे घंटे के अंदर तुम बोल रहे हो यार खत्म, 2 घंटा वहाँ वेट करवा रहे हो तुम मेरे से।
है ना। तो ये सर्विस एकदम घटिया सर्विस है सर, कोई आपके कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट नहीं करती। ऐसी सर्विस हमको बिल्कुल भी जो है नहीं देनी। हमको कुछ ऐसी सर्विसेज देनी है अपने कस्टमर को जिससे कस्टमर के लाइफ में वैल्यू क्रिएट हो। कस्टमर जो है, कस्टमर से अगर हम थोड़े बहुत चार्जेस भी उसके ले लें तो उसको कोई भी जो है हिचकिचाहट ना हो, वो तुरंत अपने को वो चार्जेस भी दे। क्यों? क्योंकि हम उसको वैल्यू लेडेन सर्विस दे रहे हैं ना, एक ऐसी सर्विस दे रहे हैं जो कि उसके लिए कहीं ना कहीं कोई वैल्यू क्रिएट कर रही है। तो मेरे ख्याल से तुमको ये वाले एग्जाम्पल से, मैंने एक छोटा अपना एग्जाम्पल, ये पर्सनल एग्जाम्पल है, मेरे साथ हो चुका है ऐसा। यही लैपटॉप है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी। उसके बाद से सर लैपटॉप में कोई दिक्कत आई नहीं, बट एक बार वही दिक्कत आई इस लैपटॉप के अंदर। बट उसके बाद से अच्छा चल रहा है लैपटॉप। इतना मेरे को भी आइडिया नहीं था कि यार कौन सी कंपनी का लैपटॉप लेना चाहिए, कौन सा मॉडल लेना चाहिए, तो मैंने ले लिया जो मेरे को जैसे समझा। बट ठीक है सर, तो ये अच्छा है, मतलब ये मेरे साथ सिचुएशन हुई तो आज वो अपने को एग्जाम्पल बन के काम आ रही है। मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज मैं वो स्ट्रगल, मतलब वो सोचो ना, उस टाइम पे कोविड के टाइम पे मेरे ख्याल से 2019 की बात, 1920 की बात है, सॉरी 2020 की बात है ये। 2020 के बाद आज 2024 में 4 साल बाद अपने को काम आ रही है। मतलब किसको पता था कि 4 साल बाद मैं ये एग्जाम्पल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के फ्री रेगुलर बैच के अंदर तुमको ये एग्जाम्पल दूंगा। मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। लाइफ में ये बात मैंने भी हमेशा सीखी हुई है, जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। फेल भी हुआ हूँ, फाउंडेशन में हुआ, इंटर में हुआ, तो हमेशा यही बोला कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे भी जो होएगा अच्छे के लिए होगा। अभी मे का भी हाल अपने को पता चलेगा क्या होगा, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। लैपटॉप की चार्जिंग में चालू कर देता हूँ, हल्का वो लैग आ जाएगा, चार्ज चार्ज पे जब लगाता हो तो लैग आता है हल्का। ओके सर, मुद्दे को अपन आगे बढ़ाते हैं, कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अपने को यार अच्छा खासा पार्ट कवर करना है। बिजनेस प्रोसेसेस और इवन द होल बिजनेस सिस्टम, आपका आपका पूरा अच्छा बिजनेस प्रोसेस जो भी है, जितना भी आपका बिजनेस सिस्टम है, ऐसा बनाओ जिससे कस्टमर को जो है वैल्यू मिले, जिससे आप कुछ वैल्यू क्रिएट कर पाओ आपके प्रोडक्ट में, आपके सर्विसेज के अंदर में। मैनी बिजनेसेस नाउ फोकस ऑन वैल्यू क्रिएशन बोथ इन द कंटेक्स ऑफ क्रिएटिंग बेटर वैल्यू फॉर कस्टमर्स परचेसिंग इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आपका जो आज की डेट में जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा फोकस करता है कि यार हम कुछ वैल्यू क्रिएट करें, ठीक है ना, अपने जो है ना, बोथ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिएटिंग बेटर वैल्यू फॉर कस्टमर्स परचेसिंग इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एज वेल एज स्टेक होल्डर्स, कि आप आपके कस्टमर के लिए भी कुछ वैल्यू बना दो, है ना, जो कि प्रोडक्ट खरीदने वाला है, और आपके स्टेक होल्डर जो कि पैसा लगाने वाले हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उनके लिए भी कुछ वैल्यू क्रिएट करो। थोड़ा सा घर पे कोई आ गया तो मैं एक सेकंड पॉज करता हूँ उसको। ओके सर, तो वो बोल रहे हैं कि यार आपके कस्टमर के लिए भी वैल्यू क्रिएट करो, और आपके जो स्टेक होल्डर्स है उनके भी जो है क्या करो, उनके लिए भी जो है आप क्या करो, वैल्यू क्रिएट करो इन द बिजनेस हु वांट टू सी देयर इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस अप्रिशिएट इन वैल्यू। यानी कि सर आपका जो स्टेक होल्डर्स है, जो कि यहाँ पे जो लोग स्टेक होल्डर्स की स्पेसिफिकली जो है बात कर रहे हैं आपके इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट आपका जो स्टेक होल्डर कर रहा है ना, उसके बदले आप उसको क्या करके दो, उसकी वैल्यू बढ़ा करके दो। मतलब अगर उसने 50 रुपये डाले तो आप उसको जो है 100 रुपये दो। वो जो 50 रुपये एक्स्ट्रा आप दे रहे हो उसके लिए क्या हो जाएगी, वैल्यू होगी, है ना। कुछ तो भी आप उसको वैल्यू एडिशन करके आप उसका इन्वेस्टमेंट जो है दो। अल्टीमेटली दिस कंसेप्ट गिव्स बिजनेस अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इन द इंडस्ट्री। इसकी वजह से सर, इस कंसेप्ट की वजह से आपको क्या मिलता है सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। यानी कि आप आपके कॉम्पिटिटर से कहीं ना कहीं आप आगे रह पाओगे, आपको थोड़ा सा एक एज मिलेगा उस कॉम्पिटिशन के अंदर में। तो सर आपको जो है इस कंसेप्ट की वजह से, वैल्यू क्रिएशन के कंसेप्ट की वजह से थोड़ा सा जो है क्या मिलेगा, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलेगा इन द इंडस्ट्री एंड हेल्प्स द अर्न अबव एवरेज प्रॉफिट रिटर्न्स। और आपको जो है क्या कर पाएंगे, आप जो है प्रॉफिट्स और रिटर्न्स भी जो है अच्छे जो है कमा पाओ। ओके, मैंने जैसे आपको बताया, जैसे आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो तो आप उस वैल्यू के लिए जो है कस्टमर से चार्ज कर पाओगे। नॉर्मल घड़ी 200 रुपये की बिक रही थी, आपने उसके अंदर थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स डाले तो उसको थोड़ा स्मार्ट बनाया। अब उसी 200 रुपये की घड़ी के आप 2000 रुपये चार्ज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने कुछ नए फीचर्स उसके अंदर ऐड ऑन किए, उसको स्मार्ट बनाया। उसको स्मार्ट बना करके अब आप पैसा भी उसका जो है ज़्यादा चार्ज करोगे, तो आपका प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं जो है बढ़ जाएगा सर। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज लीड्स टू सुपेरियर प्रॉफिटेबिलिटी। याद रखना, जब जब आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलेगा, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज के ऊपर अपन आगे जो है डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। जैसे अपन जो है अपने चैप्टर 3 के अंदर जाएंगे, चैप्टर 3 के अंदर अपना डिटेल में चर्चा होगा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को लेकर के, समझेंगे कॉम्पिटेटिव एडवांटेज अपने को कैसा मिलता है, क्यों अपने लिए ज़रूरी रहता है। लेकिन अभी आपने को इतना समझना है कि जितना ज़्यादा अपने पास जो है एज होगा, कस्टमर अपने कॉम्पिटिटर से अपन आगे रह सकते हैं। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज बेसिकली आपको हेल्प करता है आपके कॉम्पिटिटर से आगे रहने में। तो जितना ज़्यादा आपके पास कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है, उतना ज़्यादा आप क्या कर पाओगे, सुपीरियर प्रॉफिट जो है आप जो है बना पाओ। ये सर, एट द मोस्ट बेसिक लेवल हाउ प्रॉफिटेबल अ कंपनी बिकम्स डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। क्वेश्चन ये है कि सर कैसे आपकी कंपनी जो है प्रॉफिटेबल बनती है ना। ये जो है आपके 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि इन 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा क्या आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल बनेगी या फिर नहीं बनेगी। सबसे पहला फैक्टर, द वैल्यू कस्टमर प्लेस ऑन द कंपनीज प्रोडक्ट। कितना ज़्यादा वैल्यू कस्टमर जो है आपके कंपनी के प्रोडक्ट पे पे कर ये करते हैं, प्लेस करते हैं। सिंपल सी बात है सर, इस वॉच के लिए अगर मैं जो है 200 रुपये चार्ज कर रहा हूँ, है ना, और ये वॉच मेरे पास सिर्फ एक ही पीस पड़ी हुई है ना। ये वॉच मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मतलब आती रहती है, वॉचेस आती रहती है, काफ़ी वॉचेस आती रहती है। ये जो मॉडल है, ये वाला मॉडल में का भी जो है बहुत सारा प्रोडक्शन अपना होता है। लेकिन करंट सिनेरियो के अंदर मेरे पास जो है
एक ही जो है वॉच इसका पड़ा हुआ है ना। और एक कस्टमर है मेरे पास, जो है कस्टमर आया है ना, मेरे से ये वॉच देख रहा है। सिमिलरली एक दूसरा कस्टमर आता है, उसको भी यही वॉच चाहिए। दो कस्टमर है, वॉच एक है, ठीक है। मैंने बोला 200 रुपये की वॉच है भाई, जिसको चाहिए आप में से कोई भी ले सकते हैं, मेरे को इसको भी बेचने में कोई भी दिक्कत नहीं है। कस्टमर बोल रहा है भाई मेरे को ये वॉच तेरे को बेचनी पड़ेगी, इसके लिए मैं देखो 220 रुपये दूंगा। दूसरा कस्टमर बोलता है मैं 250 रुपये दूंगा, 250 रुपीज़ दूंगा। तीसरा कस्टमर बोलता है मैं 300 रुपये दूंगा। तो अब ये जो एक्स्ट्रा पैसा ये लोग देने के लिए तैयार है ना, ये एक्स्ट्रा पैसा क्यों दे रहे? कुछ ना कुछ इस वॉच के अंदर खास बात होगी, है ना। हो सकता है इसका क्वालिटी उनको पसंद हो सकता है इसके फीचर्स उनको पसंद हो, है ना। उनको लग रहा है कि भाई ऐसा कोई वॉच उनको कभी मिलेगा नहीं, जबकि ऐसा है नहीं। मेरे को पता है, मैं जो है सेलर हूँ, मेरे को पता है आगे ऐसे भी वॉचेस आने वाले, है ना। ऐसे फीचर्स के वॉचेस आने वाले, ऐसे सिमिलर वॉचेस आगे आने वाले, है ना। ये भी इसका भी स्टॉक वापस आने वाला है, ये मेरे को पता है। लेकिन जब कस्टमर भिड़ रहा है, झगड़ रहा है इस एक वॉच के लिए, मेरे को प्राइस ज़्यादा देने के लिए तैयार है ना, तो मैं क्यों बीच में घुसूँ? मैं तो सप्लायर हूँ, है ना। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, लड़ते जाओ भाई, मेरे को 200 का 300 मिल रहा है, मेरे लिए तो अच्छी बात है। पर वो 300 दे रहा क्यों है? वो ऐसी थोड़ी ना एटीट्यूड, मतलब अपने ईगो के अंदर 300 दे रहा है। नॉर्मल अपना जो है मिडिल क्लास का कंज्यूमर है ना, मिडिल क्लास का कस्टमर है, वो दे रहा है तो कुछ ना कुछ देख के दे रहा होगा। इस वॉच की ड्यूरेबिलिटी होगी वैसी तगड़ी वॉच होगी एकदम, उसका मतलब परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। फीचर्स कुछ ऐसे होंगे जो कि उनको लगता है बाकी वॉच में नहीं होंगे। कुछ ना कुछ तो इसके अंदर होगा जिसकी वजह से वो लोग ज़्यादा प्राइस देने के लिए भी तैयार है ना, थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस भी देने के लिए तैयार है। तो सर वो आपका कस्टमर कितना वैल्यू देता है आपके प्रोडक्ट पे, अगर उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, हाँ भाई तेरे को चाहिए, हाँ तू ले ले, मेरे को मैं कोई दूसरी वॉच ले लूँगा, अगर ऐसी वाली सीन है ना, तो वो ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहा आपके प्रोडक्ट को। फिर आप जो है इतने प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। नॉर्मल जितना प्रॉफिट आपका आ रहा था 200 रुपये के अंदर, उतना ही आएगा। अब 200 का 300 हो रहा है, मतलब 200 के अंदर जितना प्रॉफिट था वो तो आएगा आपके जिम में, प्लस एडिशनल 100 रुपये भी आ रहा है, प्लस एडिशनल 100 रुपये भी आ रहा है, तो आप और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन रहे हो। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू दे रहा है आपकी प्रोडक्ट को। तो जितना ज़्यादा वो वैल्यू देगा उतना ज़्यादा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी। तो आपका कस्टमर कितना वैल्यू प्लेस करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी। क्वेश्चन यही कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल बनेगी, ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। सबसे पहले कितना वैल्यू देता है, जितना वैल्यू देगा उतना प्रॉफिट बनेगा। दूसरा, द प्राइस दैट कंपनी चार्जेस फॉर इट्स प्रोडक्ट। आपके पास एक ऐसी घड़ी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स है ना, आपके पास एक स्मार्ट वॉच है, लेकिन वो स्मार्ट वॉच बेच रहे हो आप 200 रुपये पे, वही प्राइस पे जितने में नॉर्मल घड़ी बिक रही है। तो आप सही प्राइस चार्ज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप सही प्राइस चार्ज नहीं कर रहे हो, प्रॉफिटेबल बन पाओगे? नहीं बन पाओगे यार। इतनी अच्छी घड़ी, इतने अच्छे फीचर्स है, 200 क्या, उसके लिए तू 2000 चार्ज कर सकता है, बट तू 200 कर रहा है, तू पागल है। तू प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते, तू पता नहीं क्या करना चाह रहा है। अगर तेरे को प्रॉफिट कमाना है तो उसके लिए तू सही सही प्राइस चार्ज करना। सही प्राइस उसके लिए 2000 3000 होता, तो वो चार्ज कर, तभी तू प्रॉफिटेबल बन पाएगा, है ना। तो आप क्या प्राइस चार्ज कर रहे हो आपके प्रोडक्ट के लिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा, क्या कॉस्ट आपको लगता है, जितना ज़्यादा कम कॉस्ट आपको लगता है आपका प्रोडक्ट बनाने में, उतना ज़्यादा आप प्रॉफिटेबल बनोगे, और जितना ज़्यादा कॉस्ट आपको लगता है प्रोडक्ट को बनाने में, उतना कम आप प्रॉफिटेबल बनोगे। सिंपल सी बात है। तो ये 3 फैक्टर्स है सर, इन 3 फैक्टर्स के ऊपर कंपनी क्या प्रॉफिटेबल बनेगी या फिर नहीं बनेगी, ये 3 फैक्टर्स के ऊपर जो है डिपेंडेंट है कि भाई क्या वैल्यू कस्टमर दे रहा है, क्या प्राइस आप चार्ज कर रहे हो, और क्या कॉस्ट आपको इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लग रहा है ना। ये 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा आपका प्रॉफिटेबिलिटी। तो मेरे ख्याल से वैल्यू क्रिएशन वाला पार्ट आपको जो है यहाँ पे अच्छे से समझ में आया रहेगा। वैल्यू क्रिएशन वाला पार्ट फाइनली यहाँ पे खत्म होता है। नोट्स वगैरह इसके रिगार्डिंग जो भी रहेंगे, मेरे ख्याल से नोट्स के अंदर सिर्फ इतना ही पार्ट अपन ने कवर किया हुआ है, ये वाला पार्ट। लेकिन ये वाला क्वेश्चन ही जो है नोट्स के अंदर आपको कवर्ड मिलेगा, है ना, क्योंकि बाकी जो पार्ट है वो सिर्फ कंसेप्ट को समझने के लिए, एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट से ये वाला पार्ट इतना रिलेवेंट नहीं है। एग्जाम के पॉइंट से ये वाला क्वेश्चन जो है रिलेवेंट है, तो ये वाला क्वेश्चन ही आपको जो है सिर्फ अपने नोट्स में मिलेगा। तो ये वाला क्वेश्चन आप जो है अपने नोट्स में अच्छे से लिख लेना, हैंड रिटन नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ। और ऊपर वाला पार्ट तो अपने कंसेप्ट को समझने के लिए था, ये तो मॉड्यूल का मतलब ये अपने रेगुलर नोट्स है। वो जो अपने हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं वो अपने रिवीजन नोट्स रहेंगे, है ना। तो रिवीजन करते वक्त जितना अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा उतना ही सिर्फ उस हैंड रिटन नोट्स में जा रहा है ना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ रहा है, ये वाले जो नोट्स है ये रेगुलर बैच वाले नोट्स है, ये तो आपको अभी रीड करते हुए जाना है ना। अभी मेरे साथ से जैसे अपन बैच कर रहे हैं वैसे ही आपको रीड करते हुए जाना है। वो जो हैंड रिटन नोट्स अपन बना रहे हैं ना, वो अपने रिवीजन नोट्स है। वो अपन जब रिवाइज करने बैठेंगे ना चीज़ों को, दूसरी बार जब अपन इस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे ना, तो अपन उस नोट से पढ़ने वाले, है ना। तो मेरे ख्याल से तुमको क्लियरली सारा चीज़ समझ में आ रहेगा कि अपन कैसे वर्किंग कर रहे हैं। ये रेगुलर अपने बैच के नोट्स है, कलरफुल नोट्स जो अपने स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, और वो जो हैंड रिटन अपन बना रहे हैं वो अपने रिवीजन नोट्स है। जब अपन आखिरी का 1 महीना बचा रहेगा, अपने 1.5 डेज़ का रिवीजन होगा एग्जाम से पहले का,
उसके लिए वो नोट्स काम आने वाले, उस उन दिनों के लिए अपन ये वाले नोट्स टच नहीं करने वाले, उन दिनों के लिए अपन वो हैंड रिटन नोट जो अपन लिख रहे हैं ना वो टच करने वाले। तो उसके लिए सिर्फ रिलेवेंट कंटेंट जा रहा है जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये तो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये सारे नोट्स। तो वैसे सर आपका सीन है। आ जाओ अगले कंसेप्ट पे आते हैं सर। अगला कंसेप्ट है कस्टमर बिहेवियर का कंसेप्ट, कि कस्टमर कैसे बिहेव करेगा। हम कस्टमर के बिहेवियर को समझेंगे, कस्टमर के बिहेवियर को समझ के हमको क्या बेनिफिट है। एक तो हमको ये पता लग जाएगी कि भाई वो क्या डिमांड दे रहा है ना, उसकी डिमांड किस टाइप की आने वाली है। थोड़ा सा अपन पहले से प्रिडिक्ट करके चल पाएंगे कि यार कस्टमर जो है ऐसे ऐसा बिहेव करता है, यानी कि इसकी अगली डिमांड कुछ ऐसी ऐसी हो सकती है, थोड़ी सी मैं प्रिपेयर उसके लिए अपने को आज से ही कर सकता हूँ, है ना। तो कस्टमर बिहेवियर से आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगती है। तो कस्टमर बिहेवियर आपके लिए एनालाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे कस्टमर बिहेवियर को एनालाइज, कैसे समझेंगे, सारा कुछ हम लोग इस कंसेप्ट में जो है देखने वाले। कस्टमर बिहेवियर मूव्स बियॉन्ड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर्स टू एक्सप्लेन हाउ दे परचेज प्रोडक्ट। बेसिकली अपन ये समझ रहे हैं कि कैसे वो अपने प्रोडक्ट को जो है परचेज कर रहे हैं। से फॉर एग्जाम्पल ये वॉच, यार मेरे पास आसपास ये वॉच ही पड़ी हुई है, तो यार मैं इस वॉच का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना। चल ठीक है, वॉच का छोड़े, लैपटॉप का एग्जाम्पल लेते हैं। अपना लैपटॉप का भी मुद्दा निकला आज के इसमें, तो लैपटॉप का एग्जाम्पल लेते हैं। से फॉर एग्जाम्पल ये लैपटॉप पे मेरा प्रोडक्ट है, मैं कस्टमर हूँ, एसर का मैंने ये लैपटॉप परचेज किया हुआ है। तो ये लैपटॉप को परचेज करने से पहले ना मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोज़ देखे थे, है ना। उसके बाद मैंने गूगल पे जो है सर्चेस किए थे, कौन से डिफरेंट ब्रांड्स है, कौन से डिफरेंट ब्रांड्स के कौन से मॉडल है। मेरा एक प्राइस था 30,000 के अंदर का मेरा बजट था। तो मैंने उस बजट के अंदर देखा कौन से ब्रांड्स है, कौन से मॉडल्स आ रहे, है ना। जो मॉडल्स के नाम मेरे को वहाँ से मिलते गए, है ना। मैंने देखा कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, कि थोड़ा ठीक ठाक प्रोसेसर चाहिए अपने को जिससे अपन थोड़ी बहुत गेमिंग कर ले। वो पता लगा मेरा कट गया, बट ठीक है। मेरा ये मतलब मेरा ये नीड था। मैं ये देख रहा था, मतलब घर वालों को ये बोल रखा था कि यार अपन लेक्चर देखने नहीं रहे, बट अपने को पता था यार डीप डाउन अपने को उसमें थोड़ा गेम करने का है ना, गेमिंग करने का है। बट वो हो नहीं पाया। तो मैंने ऐसे जो है अपना रिक्वायरमेंट गूगल पर डाला, वहाँ से मेरे को कुछ मॉडल्स मिले, उसका मैंने यूट्यूब पे जाके रिव्यू देखा, है ना। तो मैंने इस तरीके से जो है फिर फाइनली ये लैपटॉप जो है फ्लिपकार्ट पे जाकर के मैंने जो है परचेज़ किया। कि मैंने यूट्यूब पे गया, यूट्यूब पे जाके मैंने रिव्यू वगैरह देखा, मेरे को लगा सही लगा, या अपना जो ये रिक्वायरमेंट है उसको ये फुलफिल कर सकता है। मैंने फिर जो है अमेजोन गया, फ्लिपकार्ट गया। अमेजोन पे मेरे को वो मॉडल मिला नहीं, फ्लिपकार्ट पे मेरे को वो मॉडल मिला। फाइनली मेरे बजट के अंदर भी आ रहा था, तो मैंने फ्लिपकार्ट से उसको परचेज़ कर दिया सर। तो कुछ इस तरीके से जो है मैंने इस प्रोडक्ट को जो है परचेज़ किया। तो बस आपको यही समझना है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपको यही समझना है कि आपका जो कस्टमर है ना, वो आपके प्रोडक्ट को परचेज़ कैसे कर रहा है ना, परचेज़ क्यों कर रहा है, कैसे कर पा रहा है। अब जैसे कि मैंने कह रहा था इस प्रोडक्ट को परचेज़ क्यों, थोड़ी बहुत गेमिंग कर लूँ, अपने जो रेगुलर अपने लेक्चर्स वगैरह रहते हैं वो देख लूँ, है ना। और बाकी सारी जो भी छोटी मोटी जो है अपना ब्राउजिंग वगैरह है वो कर लूँ, है ना। ये सोच करके मैंने इस लैपटॉप को जो है लिया था। एक बजट था, है ना। रिव्यूज़ वगैरह मैंने देखे, मेरे को लगा सब सही जा रहा है, तो मैंने इसको खरीद लिया। तो क्या सोच के मैंने इस लैपटॉप को खरीदा, कैसे मैंने इस लैपटॉप को खरीदा, यही आपके कस्टमर के बिहेवियर के अंदर इंक्लूडेड है। कि कस्टमर का क्या बिहेवियर था जब वो हमारी परचेस कर रहा था, वही एज एन ऑर्गेनाइजेशन अपने को समझना है, ताकि अपने को पता लग सके कि यार अपने को कहाँ जो है इन्वेस्ट करना है, कहाँ अपने को मार्केटिंग करनी चाहिए। अब ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो ना, ऑर्गेनाइजेशन या एनालिसिस क्यों कर रही है। अब उसको पता चल रहा है कि यार अच्छा कस्टमर जो है यूट्यूब पे गया, मतलब अपने को यूट्यूब के जो कंटेंट क्रिएटर्स है उनके साथ जो है मिल करके कुछ मार्केटिंग वगैरह करना चाहिए, उनके साथ कुछ कोलैबोरेशन अगर अपन करेंगे तो शायद अपनी सेल और बढ़ सकती है। मार्केटिंग करने का तरीका पता लग गया, है ना। अच्छा कस्टमर ने पहले जाकर गूगल पर सर्च किया, तो गूगल्स पे अपनी ऐड अपने को जो है ज़्यादा चलानी पड़ेगी। गूगल पर कस्टमर जैसे जाके सर्च करे, उसको अपना ऐड दिख जाए, तुरंत वो क्लिक करे, तुरंत वो वेबसाइट पे पहुंच जाए हमारी, और उसको सारे कुछ वहाँ पे मिल जाए, है ना। तो अपन कुछ अपने को ये सारी चीज़ें जो है इंप्रूव करने के लिए जो है मदद मिलेगी। तो इसके लिए वो कस्टमर बिहेवियर को अपने को समझ रहे, जब अपन समझेंगे कि कैसे वो उधर तक पहुंचा, तो अपने को पता चल रहा है यार बीच में अपन और उसके लिए और क्या क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते थे, तो है ना। जैसे कि अपन ने कोलैबोरेशन कर लिया, एड्स और रन कर ली, कहाँ एड्स रन करनी है। अच्छा उसने फ्लिपकार्ट से परचेज किया, मतलब फ्लिपकार्ट जो है कस्टमर लोग ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, तो अमेजोन पे थोड़ा सा अपन अपना जो है ना पैसा स्पेंड करना कम करते हैं, फ्लिपकार्ट पे ज़्यादा मार्केटिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट पे ज़्यादा पैसा देते हैं, पैसा अपने ज़्यादा फ्लिपकार्ट पे इन्वेस्ट करते हैं, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सारी चीज़ें एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए, डिसीजन लेने के लिए कस्टमर बिहेवियर को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे समझते, इट एग्जामिन्स एलिमेंट्स लाइक शॉपिंग फ्रीक्वेंसी। अच्छा आप यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखोगे, शॉपिंग फ्रीक्वेंसी देखोगे। आज की डेट में आपके जितने भी फ़ोन वगैरह है ना, उसके अंदर सारा कुछ आप ऑनलाइन खरीद रहे हो मोस्टली, बहुत गंदी हवाएं चल रही है, ठीक है सर। तो आजकल आप क्या कर रहे हो, आपके जो है ऑनलाइन जो है फ़ोन पे जो है सारी चीज़ें आप खरीद रहे हो। तो फ़ोन पे तो सर सारी चीज़ें आपके जो है ऐप्स के थ्रू हमको पता लग रही है कि कितना आप टाइम उसके ऊपर स्पेंड कर रहे हो, कि कौन से प्रोडक्ट्स आप सर्च कर रहे हो, है ना, आपकी परचेज़ की फ्रीक्वेंसी कितनी है, सारा कुछ आज के डेट में जो है रिकॉर्ड जो है एल्गोरिदम जो है बना रहा है, मेंटेन कर रहा है ना। तो अपने को जो है ये सारी चीज़ें जो है एग्जामिन करनी है कस्टमर बिहेवियर के अंदर, कि अपना कस्टमर कितना जल्दी जो है परचेस करता है ना, कितने टाइम बाद वो परचेस करता है। आज अगर उसने एक परचेस किया तो अगली परचेस वो कितने दिन बाद करेगा, फ्रीक्वेंसी कितनी उसकी, ये अपन देखेंगे। प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस क्या है ना, उसको कौन सी उसकी प्रेफरेंसेस क्या है, उसको कौन सा कलर पसंद है ना, उसको जो है क्या मतलब कौन सा फीचर पसंद है
है ना, उसको क्या पर्टिकुलर जो है चीज़ अपने एक प्रोडक्ट के अंदर चाहिए रहती है। फॉर एग्जांपल अगर अपना जो है अपन जो है गेमिंग वगैरह करते हैं ना, अगर मतलब आज की डेट में इतना सब कुछ वो रहता है कि मतलब इतना एल्गोरिदम मतलब फिट बैठा दिया है इन्होंने फ़ोन्स वगैरह के ऊपर पे कि आप गेम्स वगैरह बहुत खेलते हो, आप आपका से फॉर एग्जाम्पल BGM है, जैसे अभी मैं भी BGMI खेलता हूँ, तो BGMI के ऊपर जो है मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो तुरंत मेरे को जो है मैं अगर वेबसाइट पे जाऊँगा कोई भी फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे, तो मेरे को वहाँ पे वो लोग गेमिंग फ़ोन्स की रिकमेंडेशन देना शुरू कर देंगे कि यार ये बंदा फ़ोन पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, फ़ोन पे भी स्पेसिफिकली वो इस पे काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, किस पे, गेमिंग वगैरह पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। तो अगर मैं फ़ोन सर्च करूँगा तो मेरे को दिखाएंगे वैसे वाले फ़ोन जो कि गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरे को शुरुआत से ही वो फ़ोन आने के दिखने को शुरू कर देंगे, क्यों, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है मेरी प्रेफरेंस क्या है। मैं गेमिंग करता हूँ, मैं नया फ़ोन देख खरीदने को जा रहा हूँ, फ़ोन के बारे में सर्च कर रहा हूँ, मतलब ये गेमिंग फ़ोन ही सर्च कर रहा होगा। हाँ, अब हो सकता है मैं किसी पेरेंट के लिए मेरे सर्च कर रहा हूँ उस फ़ोन को, है ना, घर वाले के लिए किसके लिए चाहिए, तो फिर मेरे को उसके लिए अलग से मेरी स्पेसिफिकेशन वहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी कि यार मेरा इतना बजट है, मैं इसके लिए जो है देख रहा हूँ, तो मेरे को ये कंपनी का फ़ोन चाहिए, गेमिंग वगैरह का नहीं चाहिए, मेरा फ़ोन तो अच्छा चल रहा है, वो उसकी बात की बात रखी। लेकिन मैं पहले ही जाकर अगर फ़ोन सर्च करूँ तो वो मेरे को गेमिंग फ़ोन दिखाने शुरू कर देगा, क्यों, क्योंकि वो देख रहा है कि यार ये बंदा फ़ोन पे है और गेम गेम ज़्यादा खेल रहा है, तो उसको मतलब वो एल्गोरिदम में ऐसा फिट बैठ गया है कि एल्गोरिदम से ये सारी चीज़ें पता लग जाती है कि कस्टमर के क्या प्रेफरेंसेज हो गए। ऑनलाइन का ज़माना है तो ये सारी चीज़ें जो है और नॉर्मली जो है हो रहा है आज की डेट में, है ना। उसके बाद एंड द परसेप्शन ऑफ योर मार्केटिंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यार अगर उसने जो है इसको इसको देख करके लिया था, किसको, आपके कंटेंट क्रिएटर को, एक यूट्यूब पे जाकर के उसने रिव्यू देखा, आजकल टेक यूट्यूबर्स भी बहुत सारे आ चुके हैं ना, टेक्निकल गुरुजी वगैरह, है ना, तो जिन पे अपन जो है क्या करते हैं, रिव्यू देखते हैं प्रोडक्ट का और जाकर के फिर खरीद लेते हैं। जैसे ही कंपनी को ये पता लगा करके यार ये रिव्यू देख के प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो उसने कोलैबोरेशन करने ज़्यादा शुरू कर दिए, है ना, उसने ज़्यादा कोलैबोरेशन करने शुरू कर दिए, अपने प्रोडक्ट उस कंटेंट क्रिएटर को फ्री में देना शुरू कर दिए कि भाई ले तू फ्री में ले, रिव्यू कर, मेरे प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बोल तो वो खरीदेगा, है ना, उसको पैसा देना शुरू कर दिया कि तू पेड मार्केटिंग कर, पेड प्रमोशन कर मेरे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने करी, क्यों, ताकि आपका प्रोडक्ट अच्छी तरीके से मार्केट हो, उसकी एडवर्टीजमेंट अच्छे से हो, है ना, उसके उसके बारे में उसको लोग जो है खरीदे आपको देख करके, है ना। उसके लिए आप जो है आपका कर रहे हो मार्केटिंग का परसेप्शन बदल रहे हो कि मार्केटिंग कैसे करना है। पहले थोड़ा ना कंटेंट क्रिएटर्स को इतना पैसा मिलता था प्रमोशन वगैरह करने के लिए, है ना, पहले तो कंटेंट क्रिएशन वगैरह में इतना कुछ रहता ही नहीं था। धीरे धीरे जैसे जैसे यूट्यूब ग्रो हुआ, टेक्निकल गुरुजी का जो है अपने को पता लगा कि भाई टेक्निकल गुरुजी है, फ़ोन वगैरह रिव्यू करता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह रिव्यू करता है, तो कई ऑर्गेनाइजेशन लोगों ने देखा कि यार कस्टमर जो है अभी क्या कर रहा है, यूट्यूब पे जा रहा है, टेक्निकल गुरुजी का चैनल देख रहा है, वहाँ से रिव्यू देख रहा है, उसके बाद सोच रहा है कि प्रोडक्ट खरीदना है नहीं खरीदना है, तो चल टेक्निकल गुरुजी को पकड़ते हैं, पैसा देते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं, उसको बोलते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बोल, तो ताकि कंज्यूमर खरीदेगा, बिकॉज वो सीधा सीधा उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो फिर आपके टेक्निकल गुरुजी को फिर जो है फ़ोन वगैरह का ब्रांड लोगों ने पैसा भेजा, फ़ोन्स भेजे कि भाई तू रिव्यू कर, फ़ोन भी रख, पैसा भी रख, और ताकि हमारा जो कस्टमर जो है हमारे पास आए, वो तेरे से होते हुए आ रहा है, हमको ये आज पता चला तो हम तेरे ऊपर स्पेंड कर रहे हैं एज अ मार्केटिंग, ये तू हमारे लिए मार्केटिंग कर रहा है, हमारे लिए हमारा एक मार्केटिंग स्पेंड ही है ये, है ना। तो यहाँ पर जो है आप जो है मार्केटिंग का परसेप्शन जो है आपका चेंज कर पा रहे हो, है ना। फिर उसके बाद आपकी सेल्स बढ़ेगी इसकी वजह से। उसके बाद सर आप क्या कर पाओगे, सर्विस ऑफरिंग्स, आप आपकी सर्विसेज वगैरह इंप्रूव कर पाओगे, आपको पता लग जाएगी यार कस्टमर जो है, कस्टमर को जो है ये दिक्कतें आ रही है प्रोडक्ट के अंदर, तो अपने को अपनी सर्विस उसको जो है थोड़ी अच्छी तरीके से देनी पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें आप जो है कर सकते हो, कस्टमर बिहेवियर को समझ के जो है इंप्रूव कर सकते हो। तो कस्टमर बिहेवियर को क्यों समझ रहे, इसके लिए समझ रहे ताकि हमको ये सारी चीज़ों को जो है इंप्रूव करने में मदद मिले कि यार शॉपिंग फ्रीक्वेंसी अपने को उसकी पता लग जाएगी, तो अपन उसको उतने उतने टाइम में जो है कोई ऐड रिकमेंडेशन वगैरह दे पाएंगे, प्रोडक्ट के उसकी प्रेफरेंसेस पता लग जाए, तो वैसे उस तरीके से हम लोग काम कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको गेमिंग का आपका एग्जांपल दिया कि बंदा गेमिंग कर रहा है, फ़ोन जाके सर्च कर रहा है, तो उसको गेमिंग फ़ोन ही रिकमेंड करो, है ना। मल्टीपल एग्जाम्पल यहाँ पे बन सकता है, आगे और डिटेल में अपन चर्चा करेंगे। अंडरस्टैंडिंग दीज डिटेल्स अलाउज बिजनेस टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर्स इन एन इफेक्टिव मैनर। ये सारी चीज़ें समझ लोगे तो अच्छे से आपके कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर पाओगे। अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर्स ऑफ कस्टमर इनेबल्स बिजनेस टू एस्टैब्लिश इफेक्टिव मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स। आप उसके बिहेवियर को समझ लोगे ना, तो आपको पता रहेगा कि यार आप कैसे मार्केटिंग करनी है, कहाँ मार्केटिंग करनी है ना। आज की डेट में बिहेवियर जो है कस्टमर का अपने को पता है कि यार ऑनलाइन ही माल खरीदेगा, तो ऑनलाइन माल कैसे खरीदेगा, कैसे उसको मार्केट करे। कोई इन्फ्लुएंसर को पकड़ा, सोशल मीडिया पे उससे ऐड डलवाया, इंस्टाग्राम पे ऐड डलवाया, इंस्टाग्राम पे फोटो डलवाया, स्टोरी डलवाई, यूट्यूब पे जाके कोई यूट्यूबर को पकड़ के उससे रिव्यू करवाया, है ना। आज की डेट में वो लोग जानते हैं कि उनके जो कस्टमर्स है वो यहीं पे बैठे, फ़ोन के ऊपर बैठे हुए, तो उनको मार्केटिंग भी कुछ उस तरीके से करनी पड़ेगी जिससे वो उनके कस्टमर तक पहुँचे, है ना। अब ब्रांड्स के पास इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं होती है, इसलिए वो लोग इन्फ्लुएंसर लोगों को पकड़ते हैं कि भाई तू इधर आ, है ना, तू इधर आ। आजकल के ब्रांड भी जो है इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे मिलियन फॉलोवर्स लेके बैठ गए, तो उनको उतना करना नहीं पड़ता है, बट स्टिल इन्फ्लुएंसर लोगों को पकड़ के वो लोग कम्युनिकेट करवाते हैं। बिकॉज आज की डेट में अगर कस्टमर से कम्युनिकेट करना है तो एक बेस्ट मीडियम है ना, एक बेस्ट मीडियम है कि उसके फेवरेट इन्फ्लुएंसर को पकड़ो, उसके हाथ में प्रोडक्ट थमाओ, उसको बोलो भाई फोटो वगैरह डाल, वीडियो वगैरह डाल, कस्टमर के पास ऑटोमेटिकली बात पहुंच जाएगी, कस्टमर ऑटोमेटिकली हमारे से जो है प्रोडक्ट खरीदने आएगा, और वो हम वही चाहते हैं।
है ना। प्रोवाइड प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट मीट्स देयर नीड्स, ऐसे उसके प्रोडक्ट एंड सर्विस उसको प्रोवाइड करो जो कि उसकी जो नीड है, उसकी जो ज़रूरत है उसको जो है पूरा करे, है ना। एंड रिटेन कस्टमर्स फॉर रिपीटिंग सेल्स, और आप आपके कस्टमर को अच्छे से रिटेन करके रखो ताकि वो जो है आपसे बार बार जो है प्रोडक्ट जो है खरीदता रहे। उसके बाद सर अपन आगे बढ़ते, आगे देखते क्या बोलता है वो। कंज्यूमर बिहेवियर में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अ नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। आपके बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी आपकी सिचुएशन है जो कि कस्टमर के बिहेवियर को जो है इन्फ्लुएंस कर सकती है। दीज एलिमेंट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग 3 कंसेप्चुअल डोमेन्स, तीन आपके जो है अपन जो है डोमेन्स देखने वाले, तीन डोमेन्स की वजह से आपका जो कस्टमर का बिहेवियर है वो जो है इन्फ्लुएंस हो सकता है सर। ठीक है, सबसे पहला आपका डोमेन आता है वो है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, कि आपके एक्सटर्नली कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो कि कस्टमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगी। अब सर एक्सटर्नली कौन सी चीज़ें जो कि कस्टमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकती है, जैसे कि सर आपका एडवर्टीजमेंट हो गया। एक्सटर्नली एक दिन आप रास्ते से जा रहे थे, है ना, आप रास्ते से जा रहे थे, आपको एक बहुत बड़ा होल्डिंग दिखा बड़ा सा, है ना, उसके अंदर जो है अपने जो है ये थे, अक्षय कुमार थे, शाहरुख खान थे, अजय देवगन थे, विमल पान मसाला का बैनर था। आप बोले मैं भी विमल विमल पान मसाला जाके खरीदेगा, समझ रहे हो। तो आपने एक एडवर्टीजमेंट देखा, पहले आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था पान मसाला के अंदर में, फिर आपने देखा यार शाहरुख खान है, अजय देवगन है, अक्षय कुमार है, भाई अपने को भी जाकर जो है विमल पान मसाला जो है खरीदना है ना, विमल पान मसाला अपने भी खाना है। तो आप कैसे इन्फ्लुएंस है, आप पहले नहीं खाने वाले थे, आपको नहीं पसंद था पहले, लेकिन आपने देखा यार तीन इतने बड़े बड़े जो लोग हैं इनका बना बड़ा सा बैनर जो है इधर इन्होंने डाल रखा है, तो कुछ तो बात होगी, चल जाके ट्राई करते है ना, चल जाके ट्राई करते। तो आपका बिहेवियर किसकी वजह से इन्फ्लुएंस हुआ, एक एक्सटर्नल चीज़ है, एक्सटर्नल एडवर्टीजमेंट अपन ने देखी, है ना, कि यार एक बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ है, उसके अंदर इतने तीन बड़े सुपरस्टार है, तो कुछ तो अच्छी चीज़ होगी, अच्छा चीज़ प्रमोट कर रहे, चल जाके खाते, है ना, चल जाके खाते। तो आप जो है आपने वो एडवर्टीजमेंट से आपका कस्टमर बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो गया, है ना। पहले उसके आप सख्त खिलाफ थे, लेकिन अब आपने देखा कि यार आपका फेवरेट हीरो उसको प्रमोट कर रहा है, चल चल अपन भी जाके खरीदेंगे, है ना। उसके बाद पीयर रिकमेंडेशन, अच्छा आपका कोई दोस्त होगा, से फॉर एग्जांपल अपना जो है अपन जो है से फॉर एग्जांपल जो है अपन एक क्लास में बैठे हुए थे, आप आपके क्लास में बैठे हुए हो, है ना, लाइब्रेरी वगैरह में बैठे हो जहाँ पे आप बैठ के पढ़ते हो, आपका दोस्त भी आपके साथ बैठ के पढ़ रहा है, आप एक सर्टन पेन यूज़ कर रहे हो, आपसे फॉर एग्जाम्पल ये पेन यूज़ कर रहे हो, है ना, आप नॉर्मली पेन यूज़ कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, मस्त स्मूथ चल रहा है, आपका दोस्त भी एक दूसरा पेन यूज़ कर रहा है, से फॉर एग्जाम्पल आपका दोस्त जो है ये वाला पेन यूज़ कर रहे हैं और आप जो है ये वाला पेन यूज़ कर रहे हो, आप लिख रहे हो वो भी लिख रहा है दोनों का, और आपका जो है आपकी इच्छा हुई कि यार मैं कोई नया पेन लूँ, यार मैं सोच रहा हूँ कोई नया पेन लूँ, सोच रहा हूँ मतलब आपका पेन से फॉर एग्जाम्पल खत्म हो गया, है ना, आपका से फॉर एग्जाम्पल पेन जो क्या हो गया, खत्म हो गया, आप इस पेन से लिख रहे थे, आपका पेन खत्म हो गया, तो आप बोला करके आपने आपके दोस्त को बोला भाई 2 मिनट रुक, एक काम करते मैं जो है एक नीचे जाके स्टेशनरी से एक पेन लेकर के आता हूँ। तो आपके दोस्त ने बोला कौन सा पेन ले रहा है, बोला यही पेन अपन जो है अपन यूज़ करते हैं रेगुलर, अपना इसको मैं वापस लेकर आ रहा हूँ, उसका रिफिल वगैरह लेकर आता हूँ यही पेन का। तो आपके दोस्त ने बोला अरे ये पेन इतना मजा वाला नहीं है, तू मैं जो पेन यूज़ कर रहा हूँ ना ये पेन यूज़ कर, तू ये वाला पेन एकदम मज़ेदार पेन है, हाँ ना, ये पेन तेरे को अच्छा लगेगा, तू ये वाला पेन यूज़ कर। तो आपने बोला चल ठीक है, तू जो बोलता है वो करता हूँ मैं, है ना, अपना भाई बोल रहा है तो फिर अपन जाके ले लेते। तो आपके दोस्त ने आपको रिकमेंड किया कि यार तू वो पेन क्यों यूज़ कर रहा है, ये वाला पेन यूज़ करना, ये वाला पेन ज़्यादा अच्छा है ना, वो पेन वापस मत लेकर आ, ये वाला पेन लेकर आ, कुछ नया ट्राई कर, मैं जो तेरे को बोल रहा हूँ वो ट्राई कर तू। पीयर ने रिकमेंडेशन किया, आपके भाई ने आपको रिकमेंड किया, आपके दोस्त ने आपको रिकमेंड किया कि भाई ये वाला पेन यूज़ कर, ये वाला पेन ज़्यादा अच्छा चलता है, तो आपने उसके इसके ऊपर रिकमेंडेशन के ऊपर ट्रस्ट किया और आपका बिहेवियर आपने चेंज कर दिया। ठीक है ना, आप आपका नॉर्मल पेन जो आप यूज़ करते थे वो छोड़ के अभी आपने आपके दोस्त ने जो पेन आपको रिकमेंड किया आपने वो खरीदा। तो पीयर के रिकमेंडेशन की वजह से आपका आपका जो बिहेवियर है वो जो है बदला, है ना, आप इन्फ्लुएंस हो गए उसके रिकमेंडेशन से। तो कैसे एक्सटर्नल फोर्सेस आपके कस्टमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ना, वो अपन देख रहे हैं। तो पहले अपन ने एडवर्टीजमेंट देखा, पान मसाला से नफरत था, अजय देवगन, शाहरुख खान इसको देखा, अक्षय कुमार को देखा, आपको कोई उसमें से फेवरेट होगा तो आपको जो है बोला करके चलो अपन भी जाकर ट्राई करते। एडवर्टीजमेंट देख करके आप जो है क्या हो गए, इन्फ्लुएंस हुए। पीयर रिकमेंडेशन, दोस्त ने बोला यार वो पेन की यूज़ कर रहे, ये वाला पेन यूज़ कर, उससे आप इन्फ्लुएंस हो गए, आपका बिहेवियर बदला। सोशल नॉर्म्स, है ना, हो सकता है कोई सोशल नॉर्म्स हो, सोशल नॉर्म्स में जो फॉर एग्जांपल पान मसाले वाली बात हो गई, पहले आप एक ऐसे इंसान थे, है ना, जो कि सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते थे, सिगरेट का एग्जांपल देते, पहले आप एक ऐसा इंसान थे जो कि सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते थे, फिर आपने एक दिन जो है अक्षय कुमार की ऐड देखी, अक्षय कुमार आपके, है ना, मतलब फेवरेट थे, तो अक्षय कुमार को देख के पहले आपने पान मसाला भी शुरू किया, आप सिगरेट पीते थे बिना अक्षय कुमार को देखे हुए। अब अक्षय कुमार ने जो है वो एडवर्टीजमेंट आती है ना, फू 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 मत कर, ऐसे सैनिटरी पैड्स को वो प्रमोट कर रहे थे, सिनेमा में आता है ऐड उसका, है ना, कि फू 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 मत कर, उसमें हीरोगिरी नहीं है, तो वो वाली ऐड आपने देखी, है ना। तो वो वाली ऐड देख करके आप बोले करके यार अक्षय कुमार बोल रहा है सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है, तो मैं सिगरेट छोड़ रहा हूँ, हाँ मैं सिगरेट छोड़ रहा हूँ। अब क्यों अक्षय कुमार बोल रहे हैं, बिकॉज सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है ना, सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, सिगरेट पी रहे हो आप, खड़े में रह के खुले में रह करके पियोगे तो धुआं उड़ेगा, तो आजू बाजू के जो लोग होंगे
उनको दिक्कत होगी, है ना। तो सोसाइटी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर आप वो चीज़, आपकी वो जो आदत है वो छोड़ दे रहे हो, तो सोसाइटी के लिए अच्छा हो जाएगा। तो आप किससे, आप सोसाइटी के लिए, भले के लिए आपने बोला ठीक है सोसाइटी का भी भला हो रहा है, छोड़ मेरे को जाकर के नहीं पीना सिगरेट, मैं छोड़ रहा हूँ सिगरेट। तो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए आपने जो है आपका बिहेवियर जो है चेंज कर दिया। तो सोशल जो नॉर्म्स है ना, सोशल जो नॉर्म्स है उसके वजह से आपका बिहेवियर चेंज हुआ। एक्सटर्नल है वो भी, है ना। आपके आपके इंटरनल कौन सी चीज़ होगी, अच्छा एक्सटर्नल अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहेगा। एक्सटर्नल यानी कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है ना। अब जैसे आपके दोस्त ने रिकमेंडेशन दे दिया, एडवर्टीजमेंट दे दिया, है ना। सोसाइटी का, आपका सोसाइटी के बारे में आप सोच रहे हो कि सोसाइटी का मतलब, सोसाइटी का जो है, सोसाइटी को दिक्कत हो रहा है, तो लोग आपको बोल रहे हैं कि यार सोसाइटी का जो है खुले में रह के पीता है, तेरे लिए भी अच्छा नहीं है, सोसाइटी के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो तुमने छोड़ दिया, है ना। तो ये चीज़ें एक्सटर्नल है, आप आपके अंदर ये चीज़ें नहीं चल रही, आपके खुद से ये चीज़ नहीं आ रही। आप एक्सटर्नली जो है देख रहे हो चीज़ें आसपास, जो है आपके एक्सटर्नल, जो आपके आसपास लोग हैं, आपके आसपास जो चीज़ें हो रही है उनसे आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, क्योंकि आपके एक्सटर्नल है, आपके विद इन नहीं है वो चीज़, है ना। आपके आपके दिमाग के अंदर वो चीज़ नहीं हो रही है, वो आपके बाहर हो रही है, बाहर हो रही है, एक्सटर्नल हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है क्या होंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे आपके बिहेवियर को। हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन साइकोलॉजिकल एंड इंटरनल प्रोसेस दैट इन्फ्लुएंस वेरियस कस्टमर डिसीजंस। ये आपका क्या कर रहे हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है, ये कुछ एक्सटर्नल चीज़ है जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके बिहेवियर को। और फिर इंटरनली फिर आप भी बोल रहे हो करके यार अब जो है मतलब सही बोल रहे हैं ये लोग, तो चल मैं भी अपना जो है, फिर आपका थॉट प्रोसेस भी जो है उनसे चेंज हो रहा है। बेसिकली आपका थॉट प्रोसेस किसकी वजह से चेंज हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से आपका थॉट प्रोसेस जो है चेंज हो रहा है। एडवर्टीजमेंट, पीयर रिकमेंडेशन है, ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल होती है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस देख रहे हैं कि क्या एक्सटर्नली आपके ऊपर इन्फ्लुएंस आ सकता है, फिर इंटरनल भी देखेंगे, है ना। उसके बाद आगे देखते हैं, द फोकस ऑफ एक्सटर्नल इफेक्ट्स इज ऑन द न्यूमरस एलिमेंट्स दैट हैव एन इम्पैक्ट ऑन कस्टमर एज दे चूज विच नीड्स टू सेटिस्फाई एंड विच प्रोडक्ट टू यूज टू डू। आपके अलग अलग नीड्स रहते हैं, उसके लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। ये आपके ऊपर है या फिर आपके आसपास के लोगों के ऊपर है कि आप कौन से प्रोडक्ट को चूज करो आपकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। आपका नीड है कि मेरे को टाइम देखना है, टाइम देखने के लिए घड़ी लगेगा, घड़ी के मल्टीपल ब्रांड्स है। आप बोल रहे हो यार मेरे को जो है कोई भी रास्ते का नॉर्मल ब्रांड जो है, रास्ते पे जो वॉच के शॉप्स होते हैं मैं उधर जाऊँगा, चुपचाप जाके एक घड़ी लूँगा, सस्ती सुस्ती घड़ी लूँगा और अपना काम हो जाएगा। लेकिन आपका दोस्त बोल रहा है कि नहीं भाई तू मेरा दोस्त है, सस्ती सुस्ती घड़ी नहीं पहनेगा, तू पहनेगा जी शॉक, चल मेरे साथ जी शॉक के शोरूम में, महंगी वाली घड़ी तेरा भाई तेरे को दिलाएगा, है ना। कहने की बात है, पैसे आपने ही भरने। वो जरूर ऐसी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, है ना। पैसे आपने भरने, वो जरूर बोल रहा है कि तेरा भाई दिलाएगा, लेकिन पैसे तुम ही भरोगे, है ना। वो जब जाएगा तुमको एक वॉच पसंद करवा के देगा, बोलेगा तू ये ले, पैसा भर चल चुपचाप, है ना। तो अब उसके, अब फिर आप बोल रहे हो कि ठीक है चल दोस्त है बोल रहा है, चल तो महंगी घड़ी लेनी है, ब्रांडेड घड़ी लेनी है, जी शॉक की लेनी है तो जी शॉक की। अब आपकी नीड थी, टाइम देखना था, वॉच चाहिए थी, अब आप उसको कैसे भी सेटिस्फाई कर सकते हो। नॉर्मल जो आपका लोकल ब्रांड है 100-200 रुपये वाला, वो भी ले सकते हो, है ना। और अगर आपको चाहिए महंगी घड़ी जी शॉक वाली, तो आप वो जी शॉक के शोरूम में जाकर के भी हज़ारों रुपए की जो घड़ी आएगी वो भी ले सकते हो, ब्रांडेड। मल्टीपल आपकी जो आपकी एक नीड थी, उस नीड को लेकर के मल्टीपल प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे, मल्टीपल ब्रांड्स के प्रोडक्ट अवेलेबल थे। आपने कौन सा चूज़ करना है, ये डिसाइड कैसे हुआ, एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आया, उसकी वजह से आपने डिसाइड किया चल ठीक है दोस्त बोल रहा है तो कर ही देते, है ना। पीयर रिकमेंडेशन, ठीक है। तो ये आ गया। दीज एस्पेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। द कंपनीज मार्केटिंग एफेक्ट, हो सकता है कि आपने कंपनी का कोई मार्केटिंग एफर्ट, यानी अब हो सकता वो बंदा जरूरी नहीं कि जी शॉक का कोई एम्प्लॉय हो कि ज़बरदस्ती लेके गया, आपका दोस्त है ना, आपका दोस्त है, तो एक तो वो फैक्टर हो गया। अब हो सकता है आपके दोस्त है नहीं, आपने टीवी पे ऐड देख ली, है ना, आपका जो भी कोई भी फेवरेट फिल्म स्टार वगैरह होगा, फेवरेट हीरोइन वगैरह होगी, उसने उस ब्रांड की ऐड कर ली, आपने बोल दिया यार मेरे को तो ये ब्रांड की जो है ये चीज़ चाहिए, है ना। इसने ये मेरा फेवरेट एक्टर है, ये मेरा फेवरेट एक्ट्रेस है ना, तो मेरे को ये ब्रांड का जो है चीज़ चाहिए, ये मेरे को मेरे ब्रांड का चीज़ चाहिए। अब वो कंपनी का मार्केटिंग एफर्ट है ना, कंपनी ने पैसा दिया उस इन्फ्लुएंसर को, उस एक्टर को, जो भी सुपरस्टार वगैरह है उसको पैसा दिया कि भैया तू आ, तू ये एडवर्टीजमेंट कर, प्रमोट कर हमारे ब्रांड को, है ना। उनका मार्केटिंग एफर्ट है वो। तो हो सकता है आप जो है आप जो है इन्फ्लुएंस हो रहे हो उनके मार्केटिंग एफर्ट की वजह से, या फिर आपका जो है न्यूमरस जो इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स है, जैसे कि आपका दोस्त भी आपके एक इन्वायरमेंट का एलिमेंट है, उससे आप जो क्या हो गए सर, इन्फ्लुएंस हो गए, है ना। तो या तो ये मार्केटिंग एफर्ट होगा कंपनी का, या तो आपके जो है इन्वायरमेंटल के जो बाकी एलिमेंट्स है उनका जो है आपका उनका उनका जो है आपके ऊपर जो है इन्फ्लुएंस होएगा सर। तो ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के चलते, है ना, ये जितने भी अपन ने चीज़ें देखी, ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के चलते आप जो है क्या कर रहे हो, आपका जो है कस्टमर का जो बिहेवियर है वो जो है इम्पैक्ट हो रहा है सर, इन्फ्लुएंस हो रहा है इनकी वजह से। अब आते सर अपन इंटरनल इन्फ्लुएंस के ऊपर कि आप कौन से आपके इंटरनल इन्फ्लुएंसेज रहते हैं। इंटरनल इन्फ्लुएंस, ये तो अपन ने एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस देखा। बेसिकली अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन ये देख रहे हैं कि कस्टमर का बिहेवियर जो है कैसे जो है बदलता है, कैसे चेंज होता है, कैसे इंपैक्ट पड़ता है उसके बिहेवियर के ऊपर। तो उसके लिए हम बोल रहे हैं वेरियस जो है थोड़े बहुत इन्फ्लुएंसेस है। सबसे पहले आपका एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस अपन ने देख लिया कि उसकी वजह से जो है कस्टमर के बिहेवियर के ऊपर इंपैक्ट आता है। दूसरा अब अपन देख रहे हैं इंटरनल इन्फ्लुएंसेस। इंटरनल इन्फ्लुएंस मतलब क्या, जो कि आपके दिमाग में चलते हैं खुद से,
है ना, खुद से आपके दिमाग में कुछ ख्याल आएगा, खुद से आपके दिमाग में कुछ तो भी खिचड़ी पकड़ी है, किसी बाहर ने कुछ ऐसे कुछ बोला वगैरह कुछ भी नहीं, है ना, आपका खुद से ही आपके दिमाग में एक रैंडम थॉट आया और आप उसको जो है आगे बिल्डअप कर रहे हो। तो इंटरनल इन्फ्लुएंसेस मतलब क्या, इंटरनल प्रोसेस दैट आर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इंटरनल टू द कस्टमर, जो कि आपके इंटरनली चलते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड अफेक्ट कंज्यूमर्स डिसीजन मेकिंग, जो कि आपके डिसीजन मेकिंग में चलते हैं कि यार घड़ी तो लेनी है, लेकिन महंगी घड़ी क्यों लूँ, जी शॉक क्यों लूँ, महंगी पड़ेगी यार, बजट का इतना थोड़ा सा मतलब बहुत पैसा खर्चा हो जाएगा यार, बजट का कंस्टेंट है, मिडिल क्लास से आते हैं, घर वालों के पास मतलब ऐसे मतलब थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, तो यार छोटी मोटी कोई घड़ी सस्ती सुस्ती लेके ख़त्म करते हैं यार, है ना। तो ये आपका इंटरनल है, ये किसने आपको बोला नहीं है, आप खुद ही खुद सोच रहे हो, अपने दिमाग में जो है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आपके काम कर रहे, खुद ही आप आपके दिमाग में सोच रहे हो यार महंगी घड़ी क्यों लूँ यार, इतना पैसा क्यों क्यों खर्चूँ, है ना। नॉर्मल सीए स्टूडेंट है यार, पढ़ने का घड़ी देखने की है, मतलब उसके लिए क्या महंगी घड़ी के, अपन को ऐसे एकदम ऐसे अमीर खानदान से नहीं आते, तो छोटी मोटी कोई घड़ी देखे तो ये आपके दिमाग के खुद के अंदर चल रहा है, कोई आपका कोई मार्केटिंग, आपने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं देखा, कोई आपका पीयर का रिकमेंडेशन आपको नहीं मिला, एक्सटर्नली कुछ नहीं होता है, सारा कुछ प्योर इंटरनली चला है, आप ही सोच रहे हो और उसके बेस पे आप जो है एक डिसीजन ले रहे हो। कंज्यूमर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस बाय कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लुएंस होता है आपका बिहेवियर। इन्फ्लुएंस इंक्लूडिंग मोटिवेशन एंड एटीट्यूड्स, आपके एटीट्यूड्स, मोटिवेशन, आप कितने ज़्यादा मोटिवेटेड हो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, आपको कितनी ज़्यादा नीड है उसकी, है ना, आपका क्या एटीट्यूड है वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको जो है देखनी पड़ती है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जो है आपके कस्टमर के बिहेवियर के ऊपर होते हैं, ये अपने को जो इधर से जो है समझ में आ चुका है। उसके बाद सर तीसरी चीज़ जो कि आपका जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे अब अपन ये समझने वाले कि कस्टमर जो है डिसीजन कैसे लेता है। ऑलरेडी यहाँ पे अपन ने जो है डिस्कशन कर लिया है, एक एग्जांपल अपन ने डिस्कस किया हुआ है पहले भी, बट यहाँ पर जो है अपन समझते हैं इसको डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस, है ना, कि क्या आपका डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस रहता है। डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को अपने को समझना है कि कैसे कस्टमर जो है आपका डिसीजन जो है लेने वाला है सर, कैसे वो डिसीजन लेता है बेसिकली, है ना। सबसे पहले सर आपका जो है बेसिक अगर अपन बात करें, सबसे पहले मतलब अपन देखें कि अपन कैसे डिसीजन लेते हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना लैपटॉप का, है ना, कि कोविड में मैंने लैपटॉप खरीदा, तो कोविड में ही मैंने लैपटॉप क्यों, उससे पहले मेरे पास लैपटॉप नहीं था, है ना, कोविड में ही मैंने लैपटॉप खरीदा। तो कोविड में ही मैंने स्पेसिफिकली लैपटॉप क्यों खरीदा, क्योंकि मैंने एक प्रॉब्लम को रिकग्नाइज किया कि यार घर पे बैठना है, घर पे बैठ के लेक्चर देखना है, घर पे बैठ के लेक्चर देखूंगा, फ़ोन की स्क्रीन छोटी थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन अपने को लगेगी। अभी कोविड अपने बहुत टाइम चलने वाला है, साल भर तो अपन कम से कम घर पे बैठ के निकालने वाले हैं। और सीए फाउंडेशन की बात थी, है ना, सीए फाउंडेशन का टाइम था तभी मेरा पहला अटैम्प्ट था, तो पहला अटैम्प्ट की मैं पढ़ाई मेरी जो है ऑनलाइन हुई है सीए फाउंडेशन की, होनी ऑफलाइन थी बट हुई ऑनलाइन, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड। तो उसके बाद चक्कर में हमने एक प्रॉब्लम यहाँ पे रिकॉग्नाइज की, यार छोटी स्क्रीन है यार, बच्चा देखेगा, घर वालों ने भी बोला, मम्मी ने भी बोला कि यार तू बड़ी स्क्रीन ले ले, लैपटॉप ले ले, है ना, नीड है, तू साल भर घर पे बैठ के पढ़ने वाला है, अगर कुछ एक महीने की बात होती तो चल ठीक है, तू फ़ोन पे एडजस्ट कर लेना, साल भर की बात है, देखो घर पे बैठ के पढ़ना है, ठीक है, तो तू एक काम कर, तू जो है लैपटॉप ले ले। तो हमने सबसे पहले प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया, प्रॉब्लम ये है कोविड हो रखा है, घर पे बैठ के लेक्चर करने, है ना, फ़ोन की स्क्रीन छोटी है, बड़ी स्क्रीन बच्चे को चाहिए ताकि अच्छे से पढ़ सके। प्रॉब्लम रिकग्नाइज किया, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया। दूसरा, उसके बाद मैंने क्या किया, जैसे प्रॉब्लम रिकग्नाइज कर दिया, हाँ भाई लैपटॉप लेना है, तुरंत मैं गया गूगल पे जाकर के मैंने क्या देखा, मल्टीपल ब्रांड्स है, एचपी है, डेल है, एसर है ना, और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स आज की डेट में आ चुके हैं, है ना, मल्टीपल ब्रांड्स है, मल्टीपल ब्रांड्स मेरे को ऑफर कर रहे प्रोडक्ट। मैंने अभी बजट सोची कि 30,000 की बजट है, 30,000 के बजट के अंदर कौन से ब्रांड्स हैं जिनका अपन लैपटॉप ले सकते हैं। मल्टीपल ब्रांड्स मेरे सामने आ गए, मल्टीपल अल्टरनेटिव्स मेरे सामने आ गए, एचपी का भी ले सकता हूँ, डेल का भी ले सकता हूँ, लिनोवो का भी ले सकता हूँ, एसर का भी ले सकता हूँ, है ना, एसुस का भी ले सकता हूँ, अलग अलग ब्रांड है ना, एसर, एसुस, डेल, एचपी, लेनोवो, कॉमन ब्रांड्स यही रहते हैं, है ना। तो मेरे पास अल्टरनेटिव आ गए कि यार ये पॉसिबल अल्टरनेटिव्स है, या तो डेल ले लूँ, या तो एचपी ले लूँ, या तो कोई और लेनोवो ले लूँ, है ना। तो आपने अल्टरनेटिव देखे कि यार एसर है, चल एसर मतलब एसर से मेरा मन नहीं भर रहा, और भी तो ब्रांड्स होंगे, चल और भी ब्रांड्स तो देख लूँ, और भी ऑप्शन तो एक्सप्लोर कर लूँ, फिर बाद में देखते कौन सा ऑप्शन अपने को लेना है। आपने देखा लेनोवो है, आपने देखा जो है एचपी है, डेल है, मल्टीपल अल्टरनेटिव जो है फिर अपन देखते। उसके बाद अपन क्या करते, उसके बाद अपन इन्फॉर्मेशन लेने की ट्राई करते। कोई दोस्त को कॉल लगा लिया कि भाई तेरे पास कौन सा लैपटॉप है, उसने बोला एचपी का लैपटॉप है, कैसे चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बोला हाँ एचपी का लैपटॉप एकदम बढ़िया चल रहा है, आँख बंद करके ले ले, मेरे को तो कोई अब तक दिक्कत नहीं है। फिर दूसरे दोस्त को कॉल किया, तेरे पास कौन सा लैपटॉप है, डेल का लैपटॉप है, डेल का लैपटॉप कैसे चल रहा है, बिल्कुल सही नहीं चल रहा है, मत ले भाई, मैं तो मतलब लेके पछता रहा हूँ, कुछ कर नहीं सकता, बट तू बिल्कुल डेल का मत लियो, तेरे को लेना है ना एसस का ले ले, या फिर लेनोवो का ले ले, या फिर एचपी का ले ले, वो बड़े अच्छे कोई दूसरा ब्रांड ले ले, लेकिन डेल तो बिल्कुल मत लियो, है ना। तो फिर आप क्या कर रहे हो, आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हो, दोस्तों को कॉल आके थोड़ी इन्फॉर्मेशन लगी, यूट्यूब पर जाके कोई इसका टेक यूट्यूबर
सब्सक्राइबर का रिव्यू देख लिया अपन ने, टेक्निकल गुरुजी का अपन ने चैनल खोल के रिव्यू देख लिया उस लैपटॉप का कि उसका क्या बोलना है ना। तो आप इन्फॉर्मेशन ट्राई कर लो कि जितने भी अल्टरनेटिव है, एचपी को लेकर के थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठा कर ली, डेल को लेकर के आपने कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली। अब उसके बाद आप फाइनली जो है फाइनल चॉइस आप लोगे, यार ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई, ये मेरे अल्टरनेटिव थे, प्रॉब्लम तो रिकॉग्नाइज मैं बहुत पहले ही कर चुका था, है ना। अब मेरे को जो है क्या करना, फाइनल चॉइस करना, ये मेरे पास अल्टरनेटिव है, उनके लेकर के ये इन्फॉर्मेशन है, मेरे को देखना है कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट है। फाइनल चॉइस लेंगे। अब फाइनल चॉइस लेकर के काम खत्म नहीं हो रहा है, उसके बाद उसको रिव्यू भी तो करेंगे। हाँ, रिव्यू भी तो करेंगे। क्या जो हमने लैपटॉप का परचेस किया, अब मेरे केस में मैंने एसर का परचेस किया लैपटॉप, मैंने आपको बताया कंक्लूजन लिया अपन, जब अपन ऊपर थोड़ा सा वैल्यू क्रिएशन वाला पार्ट देख रहे थे, उसके अंदर मैंने बताया कि भाई मतलब मैंने जिस मोटिव से लिया था वो मोटिव तो फुलफिल हो नहीं पाया, मेरा तो कट गया। मैं तो गेमिंग के लिए सोचा था थोड़ी बहुत लाइट गेमिंग करेंगे, हल्की फुल्की, लेकिन वो भी नहीं हो पाई इसके ऊपर। तो फिर मैंने रिव्यू किया कि यार साला गेमिंग के लिए लिया था हल्की फुल्की, वो भी पूरी नहीं हो पाई, शी बकवास डिसीजन को रिव्यू भी तो करूँगा। जो मैंने डिसीजन लिया ये एसर का लैपटॉप लेके भाई, तो 10 दिन पहले 10 दिन के अंदर ख़राब भी हो गया, और उसके बाद जो मैंने जिसके लिए लिया वो चीज़ भी नहीं हो पा रही है इसके ऊपर। तो मेरा डिसीजन जो है अच्छा बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा मैंने डिसीजन लिया। हालांकि ये लैपटॉप अभी अच्छा चल रहा है, मेरे को मैं खुश हूँ इससे, कोई दिक्कत नहीं, एकदम चल रहा है स्मूथ। ऐसा नहीं पूरा मत मान जाइए, नहीं तो खराब हो जाएगा, नहीं तो भाई बोलेगा करके आया मेरे बारे में बुराई कर रहा है, तेरे लेक्चर अभी रुकवाता हूँ मैं इधर। नहीं नहीं ऐसा मत करियो भाई, तू अच्छा है ना, ऐसा करते रहिए कभी कभार बीच में। तो ठीक है सर, तो ये डिसीजन मेकिंग का पूरा प्रोसेस रहेगा, यही सर इन्होंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ, एक बार रीड करते हैं आगे बढ़ते हैं। A rational consumer as decision maker would seek information about potential decisions and careful integrate with his existing knowledge about the product। देखेगा कि यार कौन से उसके बाद अल्टरनेटिव्स बनते हैं, उसके लेकर के इन्फॉर्मेशन सीख करेगा, और देखेगा कि यार उसके बाद जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है क्या वो सही में मैच कर रही है, उसके प्रेफरेंसेज है क्या उससे मैच कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो देखेगा। आफ्टर वेइंग द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच ऑप्शन दे वुड मेक अ डिसीजन। देखेंगे कि यार अगर मैंने डेल का लैपटॉप लिया तो उसके क्या फ़ायदे, एचपी का लिया क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, सबके फ़ायदे सबके नुकसान देगा, जिसके उसको लगेगा कि हाँ भाई ये अपने को जम रहे, उसका वो जो है लैपटॉप वो ले लेगा। द स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैन बी डिस्क्राइब एज। आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, इसके लिए जो है इंपॉर्टेंट बनता है कि भाई क्या स्टेजेस बनता है आपके डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के। एग्जाम्पल अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, बस एक बार फॉर्मली रीड कर रहे हैं अपन कि सबसे पहले प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करेंगे, है ना। प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे क्या कि भाई क्यों एग्जिस्टिंग नीड, अपनी जो है एग्जिस्टिंग नीड देखेंगे कि क्यों नीड आ रही है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। उसके बाद अपन क्या करेंगे, डिज़ायरेबल अल्टरनेटिव ढूंढेंगे अपने कि कौन से डिज़ायरेबल अल्टरनेटिव है। अपन ने एचपी देखा, डेल देखा, है ना। लैपटॉप्स की अगर अपन बात करते हैं मल्टीपल एग्जांपल्स बन सकते हैं यहाँ पे। उसके रिगार्डिंग अपन क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन ढूंढेंगे अपने अल्टरनेटिव्स को लेकर के, है ना। उसके प्रोज एंड कॉन्स लिखेंगे कि क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, और फाइनली अपन अपना चॉइस जो है ले लेंगे, डिसीजन जो है अपन ले लेंगे। लेकिन यही बात खत्म नहीं हो रही है, अपना जो अपन ने डिसीजन लिया उसको अपन रिव्यू भी करेंगे, यानी कि पोस्ट डिसीजन प्रोसेस, समझेंगे कि क्या अपना डिसीजन था जो अपन ने लिया था वो सही था गलत था कैसा था। आफ्टर मेकिंग अ डिसीजन एंड परचेसिंग अ प्रोडक्ट, द फाइनल फेज इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज इवेल्युएटिंग द आउटकम। अब आप क्या करोगे, आपके आउटकम को इवेल्युएट करोगे कि भाई जिस रीज़न की वजह से मैंने जिस प्रॉब्लम की वजह से मैंने इस प्रोडक्ट को लिया था, क्या वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे को मिला इस प्रोडक्ट को ले करके खरीद करके। क्या मेरी नीड जो नीड थी जो मेरी सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी, क्या इस प्रोडक्ट को लेकर के वो नीड सेटिस्फाई हो पाई। मेरे केस में थोड़ी बहुत गेमिंग करनी थी, वो तो नहीं हो पाई। हाँ, लेक्चर वगैरह देखने थे वो देख लिए मैंने इसके ऊपर, है ना। इंटर के भी देख लिए, फाउंडेशन की भी देख लिए, और अभी लेक्चर रिकॉर्ड भी कर रहे हैं खुद, वो नीड सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन थोड़ी बहुत गेमिंग की चुलती, तो वो नीड सेटिस्फाई हुई, वो तो नहीं है। अगर वो नहीं हुई तो अपने लिए आउटकम भाई बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग नहीं था, है ना। मतलब एग्जाम्पल है, द कंज्यूमर्स रिएक्शन में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द सेटिस्फैक्शन। आपको कितना सेटिस्फैक्शन है उसके बेसिस पे आपका जो ये रहेगा आउटकम, मतलब आपका जो ये रहेगा, आपका जो इवैल्यूएशन रहेगा वो वेरी होगा। वाइल अ हैप्पी कस्टमर मेक रिपीट परचेज। अगर एक हैप्पी कस्टमर होगा और उसको दोबारा से वो सेम प्रोडक्ट खरीदना होगा तो उसी ब्रांड का खरीदेगा, क्योंकि उसको उस ब्रांड ने उसका जो नीड है वो अच्छे से सेटिस्फाई किया। एंड वो बाकी अपने जो पीयर होंगे, आपके दोस्त वगैरह रहेंगे, रिलेटिव वगैरह रहेंगे, उनको भी रिकमेंड करेगा। कस्टमर्स विद डिसोनेंस विल नीदर परचेज द प्रोडक्ट अगेन। जिनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, जो कि अनसेटिस्फाइड रहे उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद, वो अपना जो है बिल्कुल भी उस प्रोडक्ट को वापस से खरीदेंगे नहीं, और ना ही किसको कभी रिकमेंड करेंगे उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। जैसे डेल वाले दोस्त को कॉल किया तो उसने बोला भाई बिल्कुल मत खरीदना, मैं ही लेके पछता रहा हूँ, तो कोई और कंपनी का लेना। एचपी वाले को कॉल किया तो उसने बोला था कि हाँ भाई बहुत मस्त चल रहा है, तेरे को चाहिए तो तू ले सकता है ना, तेरे बजट में भी आएगा, तेरा जो काम है वो भी इसमें हो जाएगा, और बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं आई है एचपी के अंदर। तो उसको वो सेटिस्फाई हुआ, उसने मेरे को भी रिकमेंड किया,
ये सेटिस्फाई नहीं हुआ डेल वाला, इसने मेरे को बिल्कुल रिकमेंड नहीं किया उस प्रोडक्ट को, है ना। तो ये पोस्ट डिसीजन प्रोसेस आपका रहने वाला है। तो मेरे ख्याल से इधर तक का पार्ट आपको क्लियर रहेगा। वैल्यू क्रिएशन का एक कंसेप्ट अपन ने आज के लेक्चर के अंदर देखा, और कस्टमर बिहेवियर का जो पार्ट है वो अपन ने आज के लेक्चर के अंदर देखा। इस लेक्चर को अपन यहीं पे जो है रोकते हैं, अपन अगले लेक्चर में आएंगे। मेरे को तो डिस्कस करना था और भी ज़्यादा, बट वैल्यू क्रिएशन वाले पार्ट को अपन और भी ज़्यादा डिटेल में ले गए, है ना, वो अपने लिए समझना ज़रूरी था, तो उसको समझ लिया। आगे अपन कॉम्पिटेटिव स्ट्रैटेजी की बात करने वाले, कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप के बारे में बात करेंगे, जो कि नवंबर 23 के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। एंड फाइनली अपना जो है हो सकता है आने वाले एक हाथ 2 लेक्चर के अंदर अपना जो है ये पार्ट जो है खत्म हो जाएगा। मेरे को लग रहा है 2 लेक्चर अपने को और लगेंगे, 2 लेक्चर के अंदर मतलब 20 लेक्चर्स तक अपन जब पहुंच जाएंगे तो चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा। फिर अपना जो प्रोसेस रहता है कि अपन रिवीजन कर लेंगे और क्वेश्चन बैंक डिस्कस कर लेंगे आफ्टर दैट। सो अपना चैप्टर 2 फाइनली खत्म होगा, तो उसका भी एक सेशन रहेगा रिवीजन एंड क्वेश्चन बैंक का। तो 3 लेक्चर अपने को मोटा मोटी चैप्टर 2 के और लगने वाले, फिर अपना डिटेल में एकदम अच्छे से चैप्टर 2 जो हो जाता है वो खत्म हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपको मज़ा आया रहेगा। कोई भी दिक्कत वगैरह रहेगी तो कमेंट्स में तुम डाल सकते हो। नोट्स टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएंगे, होमवर्क नोट्स बना लेना, रिवीजन के लिए काम आएंगे। मिलता हूँ अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।